कहानी शुरू होती है एक नैरेटिव नोट के साथ जो कि हमें बताती है कि हजारों सालों बाद स्पिरिचुअल एनर्जी दोबारा रिवाइव होने लगी है। अंडरवर्ल्ड की केव जो कि हजारों सालों से बंद थी, उसकी सील भी अब कमजोर पड़ चुकी है। डीमंस के बचे कुचे वंशज जिन्हें उस अंडरवर्ल्ड के अंदर कैद किया गया था, अब वो फिर से अपने इविल्स प्लान बनाने लगे हैं। उन्हें हासिल करना है जेड पल, जो एक ऐसी शक्ति है जो तीनों रियल्म्स पर कंट्रोल दिला सकती है। इसी के साथ जब अंधेरा अपनी चरम सीमा पर होता है, तभी जन्म लेता है डेस्टिनी चाइल्ड, जो अपनी पावर को उजागर अंधेरे के साथ लड़कर इस कैलेमिटी को प्रोटेक्ट करेगा। वो हेवेंस का डिसेंडेंट अकेले इस युद्ध को कैसे लड़ता है, ये हमें इस कहानी में देखना है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक शुरुआत है एक महायुद्ध की। सीन शिफ्ट होता है और हम हमारे हीरो जाओजिन को देखते हैं। पूरी दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी है। हालांकि मॉडर्न होने के बावजूद भी यहाँ पर स्पिरिचुअल पावर को दोबारा से रिवाइव कर लिया गया है, जिससे लोग फिर से मार्शल आर्टिस्ट बनने लगे हैं। और अब इस दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल उन्हें माना जाता है जो कि अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करके टॉप पर पहुंचते हैं। चारों तरफ पैम्पलेट्स लगे हुए थे। जाओजिन उनमें से एक पैम्पलेट को उठाकर देखकर कहता है कि मैं मार्शल आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं अपने सपने से अभी बहुत दूर हूँ, क्योंकि मैं एक कमजोर हूँ, लेकिन एक दिन मैं सबसे ताकतवर बनकर टॉप पर जरूर पहुँचूंगा। इसके बाद जाओजिन को अपने मार्शल आर्ट कोच के पास दिखाते हैं, जो कि उसके रिजल्ट्स को देखकर उससे कहते हैं कि इस बार के तुम्हारे रिजल्ट्स काफी ज्यादा अच्छे हैं, सिर्फ 4 सब्जेक्ट में फेल हो। इतनी फोकस के साथ पढ़ाई कैसे कर लेते हो बेटा? उसके कोच कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि ये पढ़ाई का नहीं मार्शल आर्ट का जमाना है, लेकिन तुम तो उसमें भी फिसड्डी हो। जब तुम इस स्कूल में पहली बार आए थे, मुझे लगा था कि तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है। इसी वजह से मुझे तुम में उम्मीद जागी और मैंने तुम पर अपना 100% दिया। मेरे इतने अच्छे से सिखाने के बावजूद भी अब 1 साल हो गया है, लेकिन तुम्हारी बॉडी में कोई इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिली। यहाँ तक कि तुमने अभी तक अपनी स्पिरिट रिंग भी एक्टिवेट नहीं की, और अब मैं तुम्हें नहीं पढ़ा सकता। ये सारी बातें जाओजिन बड़े ध्यान से सुन रहा था, लेकिन जब उसके टीचर कहते हैं कि अब वो उसे एक्सपेल कर देंगे, तो उसका चेहरा बन जाता है और वो कुछ नहीं कर सकता था। उसके कोच तो उसके सामने रेस्ट्रिक्शन नोट जारी कर देते हैं, जिस पर उसे साइन करना था। इससे पहले कि वो साइन करता, रूम में उसकी दोस्त की एंट्री हो जाती है, जो कि हीरो वाली एंट्री लेते हुए कहता है कि खबरदार अगर तूने साइन किया तो। और फिर वो आते ही कोच के ऊपर चढ़ते हुए कहता है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे इतने अच्छे दोस्त जाओजिन को डिस्ट्रिकेट करने की, जबकि ना तो उसने रूल ब्रेक किया, ना उसने कभी वायलेंस किया, ना आपके खिलाफ गया, ना आपको बुरा भला बोला, कुछ भी नहीं किया। हाँ, पढ़ाई में थोड़ा कमजोर है, क्लासेस थोड़ा लेट आता है, थोड़ा स्लो सीखता है। 1 साल से लगातार प्रैक्टिस करने पर भी अपनी स्पिरिट रिंग नहीं जगा पाया, तो इसमें इसकी क्या गलती? ऐसा लग रहा था कि ये दोस्त कम दुश्मन है, उसकी तारीफ से ज्यादा बुराई कर रहा था। बेचारा जाओजिन उसे रुकने को कहता है। वो कहता है रुकना, मैं हूँ ना, मैं संभालता हूँ। वो तो कोच को धमकी दे देता है कि अगर आपने इसे निकाला तो मैं भी यहाँ से रेस्ट्रिक्टेड हो जाऊंगा। उसे लग रहा था कि अब कोच को उसकी बात माननी पड़ेगी, पर उल्टा कोच तो खुश होते हुए कहते हैं कि क्या बात है, आज मैं किसका मुंह देखकर उठा था, मेरे लिए तो दुगनी खुशी की बात है, दोनों निकल जाओ। बेचारे जुयू का तो चेहरा बन जाता है और जाओजिन भी लाइक तू सच में मेरा भाई है। जाओजिन जब कॉलेज से वापस जा रहा था, तो उसके बुलीज उसके नाम का बैनर जारी कर देते हैं, जिसमें सिर्फ उसकी बुराइयां लिखी हुई थी और उसे लूजर बोला जा रहा था। इसे देखकर तो जाओजिन का दिल कर रहा था कि इनको जान से मार दे, लेकिन कुछ नहीं कर सकता था। तभी पीछे से एक लड़की की एंट्री होती है, जो कि उसे कह रही थी कि देखो हीरो की एंट्री हो गई। इस लड़की का नाम जियांग था, जिसे देखते ही जाओजिन का चेहरा बन जाता है और वो भी उसे तंज भरी निगाहों से घूर रही थी। आसपास के स्टूडेंट उन दोनों को देखकर कहते हैं कि आखिर इन दोनों के बीच में क्या दुश्मनी है, मुझे तो आज तक समझ नहीं आया। फिर जिस स्टूडेंट को पता था, वो सारी कहानी एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि पिछले साल तक जियांग चाइनीज कैलीग्राफी में टॉप पर आती थी, लेकिन पिछले साल जाओजिन ने उससे उसका ये टाइटल छीन लिया और इसी वजह से वो उससे दुश्मनी करके बैठी हुई है। वो उसे फूटी आंख बर्दाश्त नहीं करती। स्टूडेंट को तो उनके बीच में हो रही फाइट को देखकर मजा आ रहा था, वो उसकी कोल्ड वॉर को एंजॉय कर रहे थे। दूसरी तरफ जियांग जाओ को ताना मारते हुए कहती है कि मिस्टर हीरो, क्या तुम मुझे बताओगे कि कॉलेज में हमेशा नंबर 1 पे रहने की आखिर तुम्हारी टेक्निक क्या है? उसके साथ ही जाओ का और भी ज्यादा मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि मिस, आपने इसे नंबर 1 कहा, आपने ये नहीं कहा कि नीचे से नंबर 1। कहीं आपकी बातों से बेचारा सपने न देखने लग जाए नंबर 1 बनने के, जो कि इसके औकात के बाहर के हैं। वो सभी लोग मिलकर उसका मजाक उड़ा रहे थे। वो उसे धक्का मारते हुए वहाँ से निकल जाता है। जाओजिन को इस तरीके का एटीट्यूड शो करता देखकर जियांग से रहा नहीं जाता। वो कहती है कि देखो इसकी हिम्मत तो देखो, आखिर ये अकड़ किसको दिखा रहा है, जिसके बाप का पता नहीं, माँ का पता नहीं, और वो ऐसे ही उसके पेरेंट्स के बारे में बकवास की जा रही थी। हमारे हीरो को गुस्सा आता है, वो उल्टे हाथ का एक रसीद देता है, बेचारी जमीन पे गिर जाती है। वैसे यहाँ खास चीज ये हुई थी कि जाओजिन के हाथ पर हमें उसकी स्पिरिचुअल रिंग दिख जाती है, जो कि शायद उसके गुस्से में होने की वजह से एक्टिवेट हो चुकी है। अब ये थप्पड़ खाने के बाद मैडम चुप कहाँ रहने वाली थी, फटाफट से कॉल लगाती है अपने आशिकों को और पहुंचा देती है उन्हें जाओजिन के सामने, जो कि उसे मार मार कर अधमरा कर देते हैं। जी भर के पीटने के बाद जियांग का गुंडा बॉयफ्रेंड जाओजिन को टोकते हुए कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बंदी पर हाथ उठाने की, तूने सोचा भी कैसे कि इसके बाद तेरी हड्डियां सलामत रहेंगी? अब भी मौका है, जाओ और जाकर उसके सामने घुटने टेक कर माफी मांग। पर जाओजिन कुछ भी करने को तैयार था, लेकिन अपने प्राइड को डाउन करने के लिए नहीं। वो कहता है कि मार ले, जितना मार सकता है। ये सुनकर तो उस बंदे को और ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो अपनी सारी जान लगाकर उसे पीटे जा रहा था। पिटाई के दौरान गलती से जाओजिन का फोन उसके पॉकेट से बाहर निकल जाता है और इन लोगों को उसके पास मौजूद लड़की की फोटो मिल जाती है। वो लड़की काफी
ज्यादा खूबसूरत थी तो उसके बारे में ये सभी लोग उल चलूल बकना शुरू कर देते हैं कि तुझ जैसे कमीने के पास ये खूबसूरत वाला क्या कर रही है, एक काम कर इसका नंबर दे, मुझे इसके साथ थोड़ा सा खेलना है। पर ये सुनकर तो जाओजिन को गुस्सा आ रहा था। इससे पहले कि वो इनका कुछ भी बिगाड़ता वो लोग फिर से उसे और ज्यादा पीटने लग जाते हैं। यहाँ पर पिटाई के दौरान जाओजिन के हाथों में स्पिरिचुअल रिंग फिर से एक्टिवेट होने लग गई थी। दिखाते हैं कि एक पल को उसकी बॉडी ग्लो करती है और फिर शांत हो जाती है। ये लोग नोटिस नहीं करते और आसमान में मौसम पूरी तरीके से चेंज हो चुका था। इन सभी को लगता है कि नॉर्मल सी बात है, चलो लगो कुटाई करो। पर इससे पहले कि उनमें से कोई भी हमारे जाओजिन को टच कर पाता उस पर एक जोरदार बिजली आकर गिरती है और ये स्ट्राइक काफी ज्यादा जबरदस्त था। ये हमारी जाओजिन की बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है और देखते ही देखते इन सभी के होश उड़ जाते हैं क्योंकि जाओजिन की बॉडी ग्लो करने लगी थी और वो हवा में फ्लोट करने लग गया था। ये एनर्जी सीधा आसमान से उसकी बॉडी के अंदर एंटर हो रही थी। उसकी बॉडी का ऑरा काफी ज्यादा जबरदस्त लग रहा था जिसे देखकर तो इन सभी की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है क्योंकि आज से पहले उन्होंने इतना खतरनाक ऑरा किसी का नहीं देखा था। तभी देखते ही देखते जाओजिन ब्रेक थ्रू करता है और उसकी स्पिरिचुअल पावर हेवन में जाती है। 9th लेवल के हेवन पर वो स्पिरिचुअल पावर पहुंचने के बाद एक लड़की को उसकी अपडेट मिल चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो जाओजिन के ही पावर के एक्टिवेट होने का इंतजार कर रही हो। वो कहती है मैं जानती थी वक्त आ गया है उसके झांकने का। इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज करने के बावजूद भी जाओजिन अभी भी होश में नहीं आया था, लेकिन साथ ही उसकी बॉडी में मौजूद सारी इंजरीज हील हो चुकी थी। जाओजिन ने न केवल अपनी स्पिरिचुअल रिंग को एक्टिवेट कर लिया था बल्कि वो तो जेड ब्लॉक इम्प्रिंट पर पहुंच जाता है। अब तक वो अपनी सारी ज्यादतियों को याद कर जाओजिन पूरी तरह से गुस्से से भर चुका था और जैसे ही वो अपने पूरे पोटेंशियल को रिवील करता है वो सभी लोग डरते नहीं है बल्कि सोचते हैं कि ये उनके सामने एक्टिंग कर रहा होगा और पहुंच जाते हैं उस पर हमला करने के लिए अपने अपने वेपन के साथ। पर जाओजिन भी अब पहले से काफी ज्यादा फास्ट हो चुका था और स्ट्रॉन्ग भी, तो वो तेजी के साथ उन पर हमला करते हुए उन्हें इधर उधर पटकना शुरू कर देता है। जाओजिन की स्पीड इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि अब इनमें से किसी को भी उसका अटैक शो भी नहीं हो रहा था। वहीं जितने अटैक जाओजिन पर हो रहे थे वो तो उन्हें बर्दाश्त भी कर जाता है, पर जब वो उन्हें सामने वालों को पंच मारता है तो वो उड़ते उड़ते काफी दूर पहुंच जाते हैं। उसके हल्के से हाथ पकड़ने पर ही इन लोगों की हड्डियां चरमरा रही थी। जाओजिन ने इतने सालों में जो भी मार्शल आर्ट टेक्निक सीखी थी वो उन सभी का यूज करके इन लोगों को अच्छी खासी कुटाई दे रहा था। सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन तो तब मिलता है जब ये गुंडा उस पर वेपन से अटैक कर रहा था, पर हमारे जाओजिन ने बड़े आराम से उसके वेपन को थ्रो करके दूसरी तरफ फेंक दिया था। वो तो अपनी पावर शो करने के लिए अपनी स्पिरिचुअल पावर रिलीज करके एक जबरदस्त पंच थ्रो कर देता है। इस पंच के साथ ही उसने ये साफ साफ कह दिया था कि वो किसी को नहीं छोड़ने वाला जो कि उसे नीची नजरों से देखते हैं। जाओजिन को अच्छे से पता था कि उसे स्कूल से निकालने वाली और कोई नहीं बल्कि जियांग है। उसी ने चाले चलकर कोच को भड़काया और उसने निकाल दिया, इसलिए वो इस गुंडे को हवा में उछालते हुए फ्लाई करके एक जबरदस्त लात मारकर इसे नीचे फेंक देता है। जब यहाँ पर जाओजिन उसके वेपन को दीवार से निकालता है तो इसे लग रहा था कि जाओजिन उसे जान से मार देगा, तो वो उसे धमका रहा था कि अगर तूने मुझे मारने की सोची भी ना तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। पर जाओजिन ने उसके गाल पर एक कट लगाते हुए उसकी बोलती बंद कर दी थी और उसके बाद वो साफ सीधे शब्दों में उसके पास आकर उसे धमकी देते हुए कहता है कि अगर दोबारा फ्यूचर में मेरे रास्ते में आया या मुझसे पंगा लिया तो तेरी लाश भी देखने को नहीं मिलेगी। वो बंदा तो जाओजिन के इस खतरनाक डायलॉग को सुनकर ही डर के मारे बेहोश हो जाता है। वहीं इसके दूसरी तरफ हमें जाओजिन के फोन को दिखाते हैं जिसमें एक अजीब सी चीज डाउनलोड हो रही थी जिसके बारे में जाओजिन को खबर नहीं पड़ती। नेक्स्ट सीन में जाओजिन को दिखाते हैं जो कि घोड़े बेच के सो रहा था। काफी अच्छी फाइट लड़ी है ना, इसलिए थक गया बेचारा। तभी उसके फोन में जो अननोन सी चीज डाउनलोड हुई थी वो उसे कॉल करनी शुरू कर देती है। वो नींद में था तो उसे लगता है कि उसके दोस्त का फोन है जिसमें से आवाज आ रही थी कल्टीवेशन से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए। उसे लग रहा था कि सच में उसका दोस्त है। वो कहता है कि नींद में तुझे पकाने के लिए मैं ही मिलाऊं क्या। ये बोलने के बाद उस कॉल को अवॉइड करता हुआ फिर से सो जाता है। पर तभी अचानक से उसके फोन में से तेज एनर्जी रिलीज होने लगती है और जब उसकी आंख खुलती है तो जनाब कहीं और ही टेलीपोर्ट हो चुके थे। वो जगह हवा में फ्लोट कर रही थी और हमारा हीरो ऐसी प्लेस को देखकर हैरान था कि ऐसी भी चीज एग्जिस्ट करती है। हमें पता लगता है कि ये 9th लेवल का हेवन है। जाओजिन को तो लग रहा था कि वो कोई सपना देख रहा है। तभी वहाँ पर एक तेज रोशनी के साथ एक डेयरी समन हो जाती है जो कि जाओजिन का स्वागत करते हुए उसे बताती है कि स्वागत है तुम्हारा दुनिया के दूसरे छोर में। इस जगह को हेवनली कोर्ट कहा जाता है जहाँ पर वेस्ट को मैनेज और रिसाइकल किया जाता है। आप सोच रहे होंगे किस तरीके के वेस्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पर कल्टीवेटर्स की बात हो रही है जो कि करप्ट हो जाते हैं और इविल एंटिटी में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ पर उन्हें लाया जाता है, धोया जाता है और वापस से एक अच्छा कल्टीवेटर बनाकर नीचे भेज दिया जाता है। इस डिवाइन फेरी का नाम यूकिन था जो कि खुद को यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर बता रही थी। जाओजिन तो उसकी खूबसूरती देखकर हैरान हुआ जा रहा था। उससे हाथ मिलाता है तो उसकी स्पिरिचुअल पावर शो होनी शुरू हो जाती है जिसे देखने के बाद यूकिन भी लाइक हम तुम्हारा ही तो इंतजार कर रहे थे। वहीं इस लड़के को तो अलग ही मस्ती चढ़ी थी। इसे लग रहा था कि ये सपने में है और ये खूबसूरत सी लड़की इसकी कोई फैंटेसी। वो तो उसे छूना शुरू कर चुका था। यूकिन को तो लग रहा था कि ये कोई सवाल पूछेगा इस जगह से रिलेटेड, पर ये बंदा तो उसके साथ फ्लर्टिंग कर रहा था कि अगर ये सपना नहीं है तो तुम कितनी ज्यादा सुंदर हो। पर यूकिन उसे सबक सिखाने के लिए खुद से दूर करते हुए कहती है कि ओह तो तुम्हें सपना देखना पसंद है, रुको अच्छा सपना दिखाती हूँ। और फिर वो जैसे ही अपनी एनर्जी रिलीज करती है आसपास से जितने भी इविल ऑरा मौजूद था ना वो सारा इकट्ठा होते हुए एक मॉन्स्टर का रूप ले लेता है। हमें पता लगता है कि ये वेपन असल में एक यूजलेस वेपन की स्पिरिट है। जाओकिन तो उस मॉन्स्टर को अपने सामने देखकर हैरान था। तभी वो मॉन्स्टर जोर से रोर करता है और
ये देखने के बाद जाओकिन भी लाइक इसका मतलब ये कोई सपना नहीं है। उन दोनों को आमने सामने खड़ा करने के बाद यूकिन वहाँ से साइड हटते हुए कहती है कि लड़ो। उसके एक इशारे पर ये मॉन्स्टर उस पर हमला करना शुरू कर देता है। एक मुक्के में ही हमारे हीरो को पता लग जाता है कि ये तो रियलिटी है। वो तो खामखा इसे सपना समझ रहा था, आखिर ये कैसी रियलिटी है। तभी यूकिन उसे चुटकी बजाते हुए कहती है कि तुम्हारा ऑफिशियल एग्जामिनेशन स्टार्ट किया जाता है। वो मॉन्स्टर तो उस पर लगातार हमले किए जा रहा था, जिससे बचते हुए जाओकिन यूकिन से सवाल कर रहा था कि ये कैसा टेस्ट है और तुम कौन हो और मुझे टेस्ट क्यों देना पड़ रहा है। मुझे तो अभी तक ये समझ नहीं आ रहा कि ये जगह कैसी और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। पर यूकिन उसके सवालों को इग्नोर करते हुए कहती है कि फाइट पर ध्यान दो। अगर तुम इस फाइट में हार गए तो फिर हेवन तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए वैनिश कर देगा। इसीलिए बेहतर है कि अपने फाइट पर ध्यान दो, वरना कभी वापस नहीं जा पाओगे। पर जाओजिन फाइट करते हुए कह रहा था कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए कब माना। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि इस फाइट को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए यूकिन उस मॉन्स्टर को जियांग का चेहरा दे देती है, वही लड़की जिसने उसे बुली किया था, जो कि उसे बुरा भला बोलना शुरू कर देती है। फिर से उसकी मॉम और डैड के बारे में बुरी बुरी बातें कर रही थी। ये देखने के बाद जाओकिन को फिर से गुस्सा आने लग जाता है और वो उसे चुप रहने को कह रहा था, वरना वो उसे जान से मार देगा। पर वो रुकती नहीं, बल्कि इस बार अपनी सारी लिमिट्स क्रॉस करके उसे बुरा भला बोले जा रही थी। वो तो उसे यहाँ तक कह देती है कि तुम जैसे कचरे को कभी जन्म ही नहीं लेना चाहिए था, तुम्हें तो मर जाना चाहिए। जाओकिन अपनी मार्शल आर्ट का यूज करके उस मॉन्स्टर पर हमला करने लग जाता है, पर इसका कोई फायदा नहीं होता। वो मॉन्स्टर बड़े आराम से उसके अटैक्स को डॉज करके उसे एक पंच में हिट करके नीचे गिरा देता है। ये अटैक इतना ज्यादा जबरदस्त था कि स्लाइड करते हुए जाओकिन उस प्लेटफॉर्म से नीचे गिरने लग गया था। जैसे तैसे उसने एजेस पकड़कर खुद को बैलेंस तो कर लिया था, लेकिन तभी फिर से जिया उसके पास पहुंचकर उसके पाँव को दबाकर उसे नीचे फेंक देती है, ये कहते हुए कि तुम जैसे कचरे का मरना तुम डिजर्व करते हो, तुमसे कोई प्यार नहीं करता, तुम सबके लिए बस एक बोझ हो। उसने जाओकिन को नीचे फेंक दिया था और अब वो जोर जोर से एविल हंसी हंसनी शुरू कर देती है। पर तभी वहाँ एक ड्रैगन अपीयर होता है और हमें पता लगता है कि हमारा जाओकिन इस ड्रैगन की पीठ पर सवार होकर वापस से अरीना में हाजिर हो चुका है। वो तो ड्रैगन के ऊपर से यूकिन को घूरा था और यूकिन बताती है कि क्लिफ से नीचे गिरने को काउंट नहीं किया जाता, इसीलिए दूसरा मौका मिल रहा है अच्छे से लड़ना। जियांग तो उसे ऐसे घूरी थी जैसे कि कह रही हो कि मैं तुम्हें दोबारा नीचे फेंक दूंगी, और उसकी ये हंसी जाओकिन का गुस्सा दुगना बढ़ा देती है। अब वो कह रहा था कि फिर इस फाइट को कंटिन्यू रहने दो, मैं भी देखता हूँ आखिर ये कैसे जीतती है। इस बार मैं जाओकिन अपना बेस्ट दूंगा। ये बोलने के बाद इस बार जब वो अपनी मार्शल आर्ट को यूज करता है तो वो सच में उस मॉन्स्टर को कड़ी टक्कर दे रहा था। न केवल ये इस बार उसके हमलों से बच रहा था, बल्कि उस पर अटैक भी थ्रो कर रहा था। पर तभी अचानक से देखते ही देखते उस मॉन्स्टर का फेस फिर से बदल जाता है और अब वो फिर से वही गुंडा बन गया था, जो कि जाओकिन के हाथ को मरोड़ते हुए कह रहा था कि मेरे लिए ये गुदगुदी है छोटे लड़के, इसीलिए मेरे साथ खेलना बंद कर। ये बोलकर वो उसकी छाती पर एक जबरदस्त पीच दे मारता है, जिससे वो स्लाइड करता हुआ पीछे हट चुका था। अब उस मॉन्स्टर ने देखते ही देखते अपने हैंड को एक वुड कटर में ट्रांसफॉर्म कर लिया था, जिसमें से स्पिरिचुअल पावर रिलीज हो रही थी, और अब वो इस कटर का यूज करके काफी तेजी से आगे बढ़ते हुए जाओकिन को हिट करने की ट्राई कर रहा था। जाओकिन डॉज करते करते इस कटर के अटैक के इफेक्ट में आने वाला था, पर दो हाथों से उसे ब्लॉक कर लेता है। हालांकि ये करने में उसे अपनी पूरी स्ट्रेंथ यूज करनी पड़ रही थी। तभी वहाँ एक जोरदार ब्लास्ट होता है और उस मॉन्स्टर के हाथों से हमारे जाओकिन ने उसके वेपन को दूर फेंक दिया था, जिससे वो गुस्से में आकर जाओकिन को धोबी की तरह इधर उधर पछाड़े जा रहा था। अच्छे से कपड़े की तरह धोने के बाद वो उसे फेंक कर एक पिलर की तरफ थ्रो कर चुका था। जाओकिन के पिलर से टकराने के बाद वो पिलर दो टुकड़ों में टूट जाता है। इस मॉन्स्टर को लग रहा था कि इसने फाइनली जाओकिन को जान से मार दिया, इसलिए जोर जोर से हंस रहा था। यूकिन को भी जब कोई सेंस नहीं मिलता तो वो यही सोचती है कि जाओकिन मारा गया है। कहती है कि हमारा ये हीरो नहीं है, पर उसके श्योर होने से पहले ही वहाँ जाओकिन की आवाज आती है, जिससे उन दोनों के ही कान खड़े हो जाते हैं। जाओकिन फिर से खुद को संभालते हुए कहता है कि अब मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो और ये एग्जामिनेशन आखिर किस चीज का है, लेकिन अब जब ये शुरू हो चुका है और मुझे मेरी लिमिट्स तक पहुंचा चुका है तो मैं पीछे नहीं हटने वाला। और अब उसने अपनी स्पिरिचुअल पावर रिलीज करनी शुरू कर दी थी, जिससे काफी तेज एनर्जी और ऑरा रिलीज हो रहा था। उसकी आंखों का कलर भी चेंज हो जाता है। फाइनली जाओकिन को अपनी पावर कंट्रोल करना आ चुका था और अब वो कहता है कि इस फाइट को तो मैं ही खत्म करने वाला हूँ। उसने एक जबरदस्त छलांग लगाते हुए उस मॉन्स्टर के अटैक को डॉज कर लिया था और साथ ही हिट करते हुए उसे हवा में उड़ा देता है। इस बार उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। वो तो हवा में ही उस मॉन्स्टर के साथ जंप करते हुए उस पर पंचेस लगातार बरसाने शुरू कर चुका था। अपना सारा गुस्सा निकालते हुए कहता है कि मैंने तुझे कहा था ना कि दोबारा मेरे सामने मत आइयो, फिर तूने मुझे दोबारा अपमानित करने की हिम्मत की। और फिर वो उसके हाथ से उसके वेपन को छीनकर उसके ऊपर लात 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 बरसाई जा रहा था। एंड में आकर जब उसके पांव थक जाते हैं तो वो एक जबरदस्त किक के साथ उसे नीचे अरीना में फेंक देता है और फिर उसी के वुड कटर का यूज करके उसी का खेल हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देता है। एक जबरदस्त एनर्जी के साथ उस मॉन्स्टर का खेल खत्म हो चुका था। उसके मरते ही वो एविल एनर्जी पूरी तरह से वैनिश हो जाती है। इसी के साथ वहाँ पर कितनी जबरदस्त फाइट हुई थी ये उस अरीना के चीथड़े देखकर साफ साफ पता लगाया जा सकता था। जाओकिन गहरी गहरी सांसें भरा था जीतने के बाद। तब यूकिन उसके पास आती है। वो तो उस पर भी हमला करने वाला था और वो उसके अटैक को ब्लॉक कर चुकी थी। यूकिन जाओकिन को बताती है कि तुमने फाइनली इस एग्जामिनेशन में टॉप किया है। इसका मतलब ये है कि अब तुम ऑफिशियली इस हेवनली कोर्ट के एक और एडमिनिस्ट्रेटर बन चुके हो। वो तो उसे एक टोकन पकड़ाते हुए कहती है कि ये तुम्हारा वर्क बैच है। जाओकिन को समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो उस बैच को देखकर मुंह बनाने लगता है जैसे कि उसे वो नहीं चाहिए हो। पर यूकिन उसे उसका काम समझाते हुए कहती है कि हम लोगों का काम
यहाँ पर आए वेस्ट को कलेक्ट करना, उसे हील करना, रिसाइकल करना है। यहाँ पर तुम्हें काफी रेयर ट्रेजर देखने को मिलेंगे और फिर वो एक एक करके वहाँ के ट्रेजर्स दिखाने लगती है, जिसमें से एक फ्लाइंग क्लाउड को देखने के बाद हमारा हीरो हैरान था। वो जैसे ही उस पर सवार होता है तो उसे दिन में तारे नजर आ जाते हैं, क्योंकि वो क्लाउड उसे वहाँ का चक्कर लगा के वापस ले आती है। यूकिन उसे बता रही थी कि इस तरीके के काफी सारे वेस्टफुल ट्रेजर तुम्हें देखने को मिलेंगे, पर जाओकिन भी लाइक इतनी अमेजिंग चीज को तुम लोग वेस्ट कह रहे हो। यूकिन उसे बताती है कि नॉर्मल लोगों के लिए तो नहीं है, लेकिन इमॉर्टल्स के लिए ये वेस्ट है और मॉर्टल्स के लिए खजाना। वो इनका यूज करके ब्रेक थ्रू कर सकते हैं और अपने इंटरनल एनर्जी को बूस्ट कर सकते हैं। इस बारे में सुनकर जाओकिन के कान खड़े हो जाते हैं। वो हैरान होते हुए कहता है कि क्या इसका यूज करके हम अपनी कल्टीवेशन इंप्रूव करके मॉडल बन सकते हैं। उसकी बातों पर हंसते हुए यूकिन कहती है कि अगर तुम्हारे अंदर एबिलिटी है तो क्यों नहीं। अब इसके बारे में सुनकर तो जाओकिन काफी ज्यादा इंटरेस्टेड लग रहा था। वो कहता है कि अब मैं ज्यादा से ज्यादा वेस्ट कलेक्ट करके मॉडल बनूंगा, लेकिन फिर अचानक से उसके दिमाग की बत्ती जलती है और वो यूकिन से सवाल करता है कि तुमने मुझे क्यों चूज किया? तुम्हारे साथ काम करने के लिए तुम तो किसी को भी चूज कर सकती थी ना। यूकिन बताती है कि वो मैं नहीं हूँ जिसने तुम्हें चूज किया है, वो तो गॉड है जिसने तुम्हें ये डेस्टिनी दी है। अब से तुम्हारी लाइफ में जो कुछ भी होगा वो उन्हीं ने लिखा होगा। जाओकिन को उसकी बातें समझ नहीं आ रही थी, या फिर वो चाहता था कि वो उसे अच्छे से समझाए कि वो कहना क्या चाहती है, पर यूकिन का कहना था कि फिलहाल के लिए मैं तुम्हें इतना ही बता सकती हूँ, आगे का अगर तुम्हें जानना है तो वक्त के साथ साथ तुम्हें खुद ब खुद पता लग जाएगा। फिलहाल के लिए वो उसे एक स्क्रिप्चर पकड़ाते हुए कहती है कि ये लो, टेस्ट को पास करने पर तुम्हें ये बुक रिवॉर्ड के तौर पे दिया जाता है। इसमें बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक है। ये एंशिएंट टेक्निक तुम्हारी बॉडी को और भी ज्यादा अच्छे से एनहांस कर देगी, इसलिए इस टेक्निक का यूज करके अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव कर लेना। कल से काम पे लगना है। जाओकिन भी लाइक पर अभी तक मैंने इस काम के लिए हाँ नहीं कहा। यूकिन ये कहते हुए निकल जाती है कि ठीक है, ले लो जितना सोचने का टाइम चाहिए। जब तुम्हें लगे कि तुम इस काम के लिए तैयार हो तो इस टेक्निक को यूज करके अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव कर लेना। बेचारे जाओकिन को और भी सारे सवाल पूछने थे, पर यूकिन वहाँ से जा रही थी और देखते ही देखते वो वहाँ से नीचे गिरने लग जाता है। उसे वहाँ से भेजने के बाद यूकिन भी लाइक ये बिल्कुल उसके जैसा दिखता है और फिर मुस्कुराती हुई वो भी अपने काम पर लग जाती है। हमारा हीरो हेवन से सीधा अपने बेड पर आकर गिरा था। तभी उसके दोस्त लाओजो का कॉल आता है। वो तो फोन उठाकर अपने दोस्त को बताने वाला था कि उसके साथ क्या क्या हुआ, लेकिन तभी पीछे से उसके दोस्त की काफी घबराने की आवाज आ रही थी। उसे किसी ने बंदी बना रखा था। वो उसके फोन को छीनते हुए कहता है कि अगर लाओजो को जिंदा देखना है तो फिर 10 मिनट के अंदर यहाँ हाजिर हो जाओ, और अगर लेट हुआ तो इसकी लाश कलेक्ट करके ले जाने को मिलेगी। जाओकिन को समझ नहीं आ रहा था कि अब कौन सा उसका दुश्मन पैदा हो गया, पर अपने दोस्त को बचाने के लिए वो वहाँ से जाने लगता है। दिखाते हैं कि जुयू को उठवाने वाली और कोई नहीं बल्कि ज़ियांग ज़ियाओ थी, जिसने अपने बॉयफ्रेंड के दोस्त को बुला लिया था। ये बंदा अपने भाई के पीटे जाने पर और अपनी भाभी की इंसल्ट पर इन लोगों की कुटाई लगा रहा था। इन लोगों ने मार मार कर जुयू की हालत खराब कर दी थी। दूसरी तरफ ज़ियांग अपने देवर को उकसाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। उन लोगों का तो हंस हंस के बुरा हाल हो गया था जू को पीटने के बाद। तभी वहाँ पर जाओजिन आ जाता है, जिसे देखकर ये लोग खुश हो गए थे, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि अब ये इसकी भी पिटाई लगाएंगे। पर तभी जू उठता है और अपने दोस्त को लेकर वहाँ से भागने की तैयारी कर रहा था, ये कहते हुए कि तू पगला गया है, यहाँ क्यों आया तू पिटने के लिए। पर जाओजिन तो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलता। ये देखने के बाद वो सभी हैरान थे। साथ ही कहते हैं कि लगता है ये लड़का बहादुर है, 1 इंच भी नहीं हिला। पर जाओजिन तो सीधा ज़ियांग से बात करते हुए कहता है कि तुम्हारी दुश्मनी तो मुझसे थी ना, तो फिर तुमने बाकी लोगों को इन्वॉल्व क्यों किया, सीधा मुझसे भिड़ने आती। पर वो लड़की तो कहती है ओह तुम्हारी धमकी से मैं डर गई, पर कोई बात नहीं, अभी सबक सिखा देती हूँ। ये बोलकर वो फिर से अपने लोगों को भड़काना शुरू कर देती है। पर जाओजिन ने भी अपनी पावर रिलीज करके उन्हें शो कर दिया था कि वो कितना ज्यादा पावरफुल हो चुका है। उसका दोस्त तो हैरान था। वो कहता है कि साले बताया क्यों नहीं, कब अपनी पावर एक्टिवेट की। पर वहीं दूसरी तरफ जाओजिन के पावर की वजह से इन लोगों को काफी तेज प्रेशर फील होता है, लेकिन फिर भी ये बंदा कहता है कि हम तो बाहर है ना कॉलेज के, फिर तुझे शो ऑफ करने की क्या जरूरत पड़ रही है। इस बंदे का नाम लाओ था। तो उसे देखने के बाद जुयू भी लाइक भाई चलते हैं यहाँ से, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, तू इससे नहीं भिड़ पाएगा, बाद में निपट लेंगे ना इससे। पर उसके उलट तो जाओजिन जाकर सीधा लाओ को चैलेंज करते हुए कहता है कि तू फाइट में अच्छा है ना, चल अरीना में चल के फाइट करते हैं, देखते हैं किसमें कितना दम है। अब खुद को चैलेंज करता देखकर तो उस बंदे को मजा आ जाता है। वो तो कहता है कि चल तेरी हड्डियां तोड़ने का एक और मौका मिल गया, तूने मुझे चैलेंज किया है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में दोनों को ही अरीना में दिखाते हैं, जहाँ एक दूसरे के सामने आने के बाद वो बंदा तो उसे धमकी पे धमकी दे रहा था कि ऐसा पटक पटक के पीटूंगा ना कि सारी हेकड़ी निकल जाएगी। पर फिर जैसे ही वो पूरी ताकत के साथ हमला करने के लिए जाओजिन की तरफ आगे बढ़ रहा था, तभी अचानक से जाओजिन का फोन रिंग करने लग जाता है और वो उस बंदे को फाइट के बीच में ही रोकता हुआ फोन पिक कर लेता है। अचानक से ब्रेक लगाने की वजह से वो बंदा भी हैरान था, साथ ही बाकी सब लोग भी यही सोच रहे थे कि क्या आदमी है ये, इतनी इंटेंस सिचुएशन में भी फोन पे बात कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ से एक अनोनिमस बंदा हमारे जाओजिन को कल्टीवेशन इंप्रूव करने के लिए एक जड़ी बूटी बेचने वाला था। वो तो कहता है कि 998 में आप इसे खरीद लो, पर वो कहता है कि मेरे पास नहीं है। पर वो बंदा कहता है कि उस मेडिसिन को खाने के बाद तुम्हें स्काई लेवल की टेक्निक मिल जाएगी, तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो जाओगे। पर हमारा जाओजिन भी लाइक मेरे पास पैसे नहीं है भाई, बताया तो। वो तो कहता है कि 20% डिस्काउंट भी दे दूंगा ब्रो। जाओजिन तो फोन रखने वाला था, पर तभी वो बंदा फोन से वो स्टोन उसे पकड़ाते हुए कहता है कि इसे इस्तेमाल करके देखो, अगर यकीन आ जाए तो मुझे ढूंढ लेना, यानी कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। इस स्टोन का नाम सेलेस्टियल विजन स्टोन था, जो सीधा फोन से निकलते ही हमारे
हमारे जाओजन के माथे के अंदर एंटर हो गया था। उस स्टोन के उसके सर के अंदर घुसते ही उसकी आंखों का कलर चेंज हो जाता है और जाओजन को काफी ज्यादा स्ट्रेंज फीलिंग आ रही थी। पर अब कॉल कट करने के बाद वो दोनों फिर से फाइट कंटिन्यू करते हैं, जहाँ जैसे ही सामने वाला बंदा उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, विजन स्टोन की वजह से उसे सारे अटैक काफी ज्यादा स्लो मोशन में दिख रहे थे और वो बड़े ही आराम से लाओ के अटैक को डॉज करते हुए उसे एक जबरदस्त पंच थ्रो कर देता है, जिससे तो बेचारे को दिन में ही तारे नजर आने लग जाते हैं। वो तो फिर से एक काफी पावरफुल अटैक प्रिपेयर करके हमारे हीरो पर हिट करने वाला था, पर ये अटैक भी उसे स्लो मो में दिख जाता है और वो इसे डॉज कर लेता है। इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने की वजह से जाओजन को काफी आसानी से इस फाइट को जीतने में हेल्प मिल रही थी, तो वो तो कहता है कि ये तो सच में अमेजिंग है, इसे खरीदना तो बनता है। वही लाओ के चमचे उसे आगे करते हुए कहते हैं कि बॉस, मुझे तो लगता है कि ये फ्यूचर देख पा रहा है, आखिर इसके पास ये कैसी पावर्स हैं। बट लाओ उसे चुप कराते हुए फिर से काफी स्पीड के साथ जाकर जाओजन पर हमला करने लग जाता है, जहाँ थोड़ी ही देर में उस विजन स्टोन का पावर खत्म हो चुका था, जिससे हमारा हीरो इस अटैक से डॉज नहीं कर पाता और उसे एक जबरदस्त किक खानी पड़ जाती है। उस स्टोन का असर खत्म होते ही वो उसके माइंड से बाहर निकल कर गिर गया था। उस स्टोन को चेक करने पर जाओजन को उस पर किसी का एड्रेस लिखा हुआ नजर आता है, मतलब वो बंदा कितना ज्यादा स्मार्ट है और मार्केटिंग करने में तो एक्सपर्ट है। अब ये देखकर तो जाओजन को गुस्सा आ रहा था कि इसने जानबूझ के इतनी देर का ये अटैक रखा ताकि मैं सिर्फ इसे सेंस कर सकूं और बाद में पिटूं। इसकी तो मैं इसे तो सच में ढूंढ कर पीटना पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले इस सफेद बालों वाले भूत से निपटना है, जो कि अब ये देखने के बाद कि जाओजन स्लो हो चुका है, काफी तेजी से उस पर हमला किए जा रहा था। पर विजन स्टोन के बिना हमारे हीरो को उससे फाइट करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि लाओ सच में काफी ज्यादा एक्सपर्ट फाइटर था। लाओ तो उसे पीटने की वजह से खुश हो गया था कि क्यों बच्चे, मुझसे फाइट करना मुश्किल पड़ रहा है ना, अभी भी मौका है, हार मान ले, घुटने टेक कर माफी मांग ले, माफ कर दूंगा। पर जाओजन अपने पास से वो स्क्रॉल टेक्निक निकाल लेता है जो कि उसे यूकिन ने दी थी, क्योंकि अगर उसे हराना है तो ये टेक्निक सीखनी होगी। ये एक सेलेस्टियल बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक थी। उस स्क्रॉल की हेल्प से जाओजन ने काफी आराम से उस टेक्निक को मास्टर कर लिया था, जिसका ऑरा देखकर तो उसके आसपास के लोग हैरान थे कि ये बंदा तो अचानक से पावरफुल हो गया, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। पर लाओ को इससे फर्क नहीं पड़ता था, वो कहता है कि चाहे कुछ भी क्यों ना कर ले, मुझे नहीं हरा सकता, इसलिए आगे बढ़कर अटैक करना शुरू कर देता है। पर इस बार उसकी दाल नहीं गलती, बल्कि जाओजन इस टेक्निक की हेल्प से उसे काफी दूर फेंक चुका था और अब वो बड़े आराम से इस मार्शल आर्ट टेक्निक का यूज करके लाओ को कूटे जा रहा था। जैसे जैसे जाओ फाइट में आगे बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे उसके मेरिडियंस पॉइंट्स आपस में कनेक्ट होते जा रहे थे, यानी कि उसकी ये टेक्निक और ज्यादा एनहेंस होती जा रही है। और ये देखकर लाओ को गुस्सा आने लगता है और वो भी अपनी स्पिरिचुअल पावर एक्टिवेट कर लेता है। वो अपने स्पिरिट फॉर्म में आता है तो उसके नाखून काफी ज्यादा लंबे हो जाते हैं, उसका ऑरा काफी ज्यादा डेडली लगने लग जाता है और वो अब पूरी तरह से सीरियस हो चुका था। ये देखकर भी जाओ डरता नहीं है, लेकिन फिर भी लाओ के हमला करने पर वो थोड़ा सा स्लाइड करते हुए पीछे जरूर हट जाता है। अब तक लाओ ने जाओ पर अपनी टेक्निक यूज करना शुरू कर दिया था, जिससे वो उसे सप्रेस करना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर वो उसके आसपास चक्कर लगाकर उसे घेरने वाला था ताकि वो भाग ना सके। दूसरी तरफ जाओ, जो कि इस टेक्निक को यूज करने की वजह से अपनी बॉडी और हाथों की मेरिडियंस को ओपन कर चुका था, लेकिन पाँव की मेरिडियंस अभी भी नहीं खुली थी, जिसकी वजह से उसका इस टेक्निक को पूरी तरह से अच्छे से यूज कर पाना मुश्किल हो रहा था। उस पर लाओ अपनी स्पीड वाली टेक्निक का यूज करके उसे एक और जबरदस्त किक दे देता है, जिससे वो बच नहीं पाता। वो तो अरीना से बाहर गिरने वाला था, लेकिन तभी उसकी आंखों का कलर चेंज होता है और वो खुद को संभाल लेता है। ये देखकर तो लाओ को गुस्सा आ रहा था, ये कहते हुए कि बच्चे कितनी देर तक बचेगा, तू मेरे सामने कुछ नहीं है, बेशक से तूने 10 सालों तक मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस की है, लेकिन तू मेरे सामने अभी भी बच्चा है। वहीं दूसरी तरफ जाओजन ने इसकी बातें तो सुना था, लेकिन दूसरे ही कान से निकाल देता है। साथ ही फोकस के साथ उसने टेक्निक को पूरी तरह से मास्टर कर लिया था और उसके पैरों के मेरिडियंस भी ओपन हो जाते हैं, जिससे उसकी इंटरनल एनर्जी बूस्ट होने लग जाती है। उसकी स्पिरिचुअल रिंग्स और इंटरनल एनर्जी को देखने के बाद वो सभी हैरान थे, क्योंकि इस वर्ल्ड में कल्टीवेशन एक्टिवेट करने के बाद आप अपनी इंटरनल एनर्जी को बूस्ट अप नहीं कर सकते। तो ये देखकर ये लोग हैरान थे कि ये तो इम्पॉसिबल है, आखिर ये अपनी इनर एनर्जी को कैसे लेवल अप कर सकता है। पर जाओजन भी लाइक तेरे लिए इम्पॉसिबल होगा, मेरे लिए नहीं। और फिर वो काफी स्पीड से आकर उसको दो हाथ मारता है और इस बार उन दोनों की फाइट टक्कर की थी, काफी ज्यादा जबरदस्त। साफ साफ हमारा हीरो उसकी धुलाई लगाया जा रहा था। इस बार जब वो अपनी बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक का यूज करता है तो वो बंदा ढेर हो चुका था और साथ ही सीधा अरीना के बाहर पहुंच जाता है। जू तो अपने दोस्त को जीता देखकर काफी ज्यादा खुश हो चुका था। यहाँ लाओ के सारे चमचे अपने बॉस के हारने के बाद वहाँ से 9 तो 11 हो जाते हैं और यहाँ पर जियांग अकेली रह जाती है। उसके वहाँ से भागने से पहले ये दोनों उसके सामने आ चुके थे। अपने सामने उन दोनों को देखने के बाद इस बंदे की सारी हिकड़ी निकल जाती है। वो तो कह रही थी कि तुम लोगों को मुझसे क्या चाहिए, मुझे जाने दो। पर जाओजन भी लाइक तुम अच्छे से जानती हो कि तुमने क्या किया है, माफी मांगो। मैडम इस बार ज्यादा नखरे नहीं दिखाती, बल्कि काफी ज्यादा सीधे साधे बच्चे की तरह माफी मांग लेती है। जू भी लाइक सुनाई नहीं दे रहा, गूंगी है क्या, जोर से बोल। वो तो डर के मारे उनके आगे झुकते हुए इस बार बहुत ज्यादा पोलाइटली माफी मांग रही थी और साथ ही खुद को जाने देने की रिक्वेस्ट भी कर रही थी। तो जाओजन उसे जाने देने को कहता है, सिर्फ इस शर्त पे कि आगे से वो उसे परेशान करेगी तो वो छोड़ेगा नहीं। उसके वहाँ से जाने के बाद जूयू भी लाइक अरे भाई कितना ज्यादा पावरफुल हो गया तूने बताया नहीं कि तूने पावर वेक कर ली। तुझे पता है ये लोग मुझे बता रहे थे कि तूने वेयू का हर्ट किया, लेकिन तब मुझे उनकी बातों पे यकीन नहीं आया। पर देखो मेरा नालायक दोस्त तो सच में कितना ज्यादा ताकतवर बन गया है। ये बोलने के बाद इमोशनल हो जाता है। जाओजन कहता है कि तू रो क्यों रहा है बे? वो तो कह रहा था कि अब रो नहीं, तेरी वजह से इतने सालों से लास्ट आने की पोजीशन तूने संभाल के रखी हुई थी। मैं सेकंड लास्ट था, लेकिन अब तू फर्स्ट पे आ जाएगा तो मैं लास्ट हो जाऊंगा ना। इसके
इसके बाद हम एक मिस्टीरियस सी लड़की को दिखाते हैं जो कि लाओ के चमचों को पीट कर जाओजिन की वीडियो देख रही थी कि कैसे उसने लाओ को पीटा और इंटरेस्ट फील कर रही थी। इस बंदे की बातों से वो ऑफेंड होकर इसको और ज्यादा कूट देती है कि तुम लोग वहाँ पर क्या चूड़ियां पहन के खड़े थे, उसकी पिटाई नहीं लगा सकते थे। ये बंदा तो उस लड़की को ही कहने लगता है कि आपको उसके पास नहीं जाना चाहिए, वो सच में स्ट्रॉन्ग है। पर मैडम को ना सुनना पसंद नहीं, उसे लग रहा था कि वही सबसे ज्यादा ताकतवर है, इसलिए वो पूछती है कि नाम क्या है इसका, मुझे खुद मिलना है इससे। और नाम पता करने के बाद रेडी हो जाती है। नेक्स्ट सीन में जाओजुन को हेवनली कोर्ट में दिखाते हैं जहाँ वो यूकिन के साथ चाय एंजॉय करते हुए रूल समझ रहा था। यूकिन ने उसे सारे रूल समझा दिए थे तो वो कहता है कि इसका मतलब हम स्क्रैप को डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते लेकिन उसे एक्सचेंज कर सकते हैं। यूकिन भी लाइक हाँ सही समझे, यही रूल है। फिर ये सुनने के बाद तो वो कहता है कि इसका मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के पास ज्यादा पावर्स नहीं है, ये तो बेकार जॉब है। पर यूकिन भी लाइक कि नहीं, तुम नहीं जानते एडमिनिस्टर होना ही कितनी बड़ी बात है। पास में कितने सारे मॉडल्स ने ट्राई किया था इस पोजीशन को हासिल करने के लिए, लेकिन काफी कुछ करने के बाद भी उन्हें नहीं मिली ये पोजीशन। ये सुनकर जाओजिन भी लाइक कि तुम्हारी बातें सुनकर लग रहा है कि हाँ ये पोजीशन कुछ तो मायने रखती है। यूकिन भी लाइक मैंने तो यहाँ तक भी सुना है कि काफी सारे मॉडल्स चुपके चुपके ये काम करते हैं, अगर तुम्हें ये काम नहीं करना तो तुम मना कर दो, मैं किन्हीं और को चूज कर लूंगी। और फिर वो कहती है कि तुम्हें यहाँ पर कुछ भी खरीदने के लिए या एक्सचेंज करने के लिए पॉइंट्स की जरूरत होगी और वो पॉइंट्स तुम कमाओगे अपने स्क्रैप को बेचकर या अच्छे काम करके। वो उसका स्कोर दिखाती है जो कि -50 था। ये देखकर वो हैरान होते हुए कहता है कि अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया, फिर मेरे स्कोर इतने कम क्यों है। पर तभी यूकिन बताती है कि मैंने तुम्हारे स्कोर का यूज करके कपड़े खरीद लिए थे, पर कोई बात नहीं, तुम्हारे पास मेरा कर्जा पड़ा है, तुम्हें मुझे 10 पॉइंट्स और देने हैं। वो हैरान होते हुए कहता है कि क्यों। यूकिन बताती है क्योंकि तुमने जो चाय पी है वो 60 पॉइंट्स की है, एक कप ही 180 पॉइंट्स का है, यहाँ पर सब कुछ बहुत ज्यादा महंगा है। ये देखकर जाओजिन भी लाइक इतना ज्यादा महंगा, इतना तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। अब तो जाओजिन को यूकिन पर गुस्सा आ रहा था कि पहले क्यों नहीं बताया तो चाय की चुस्की भी नहीं लेता। तुम सच में बहुत ज्यादा तेज हो, तुमने जानबूझकर मुझे फंसाया, अब मैं इस चाय की एक बूंद भी नहीं छोड़ूंगा। ये बोल के पूरा गटक जाता है और फिर गुस्से से वहाँ से निकल भी जाता है अच्छे काम करके पॉइंट्स कमाने के लिए। वो जाता है बिल्ली के बच्चे को बचाता है और उसे पॉइंट्स मिल जाते हैं, लेकिन फिर घास को रौंदने की वजह से उसके पॉइंट्स कट भी जाते हैं। वो तो बेहोश हो गया था ये सुन के कि ये ऐसे चलेगा तो फिर मैं कैसे जीऊंगा। हमें दिखाते हैं कि दूर से उनकी इन सारी हरकतों को वही लड़की नोटिस कर रही है। बायनोकुलर की हेल्प से वो उस पर जासूसी कर रही थी और उसकी सारी चीजें वो अपनी डायरी में नोट भी करती जा रही थी। दिन भर में जाओजिन ने जितने भी अच्छे काम किए थे उसने उन सबकी लिस्ट बना ली थी और फिर वो कहती है कि तुम तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो और बहुत ज्यादा अच्छे इंसान हो। इसके बाद जाओजिन घर जाने की तैयारी कर रहा था कि तभी उसे एहसास होता है कि कोई इसका पीछा कर रहा है। पीछे पलट के देखने पर उसे कोई नजर नहीं आता, लेकिन गली काफी ज्यादा सुनसान और खामोश थी। तभी वो आगे अपना ध्यान बढ़ाता है कि तभी उस पर एक स्नीक अटैक हो चुका था। ये काफी शार्प वेपन था जो ऑलमोस्ट उसे हिट करने ही वाला था कि वो इसे डॉज कर लेता है और वो अटैक काफी पीछे जाकर गिरता है। वो लड़की भी उसके सामने से वैनिश हो चुकी थी जिसने ये हमला किया था। और फिर थोड़ी देर बाद जाओजिन को डिस्ट्रैक्ट देखने के बाद वो मास्क लगाकर उस पर हमला करना शुरू कर देती है, जहाँ पर वो काफी स्पीड के साथ अपने स्पेयर से उस पर हमले पे हमला किए जा रही थी। जाओजिन उससे पूछता है कि मैडम आखिर हो कौन और आप अटैक क्यों कर रही हो। शिबलाइक बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले मेरे 3 अटैक्स ब्लॉक करके दिखा। जाओजिन तो उसके हमला करने से पहले ही उसके स्पेयर को अपने हाथ से ब्लॉक कर लेता है और फिर उसके वेपन को दूर झटक देता है और दूसरे किक में उसे स्लाइड करते हुए पीछे फेंक देता है। इसी हाथापाई के दौरान उस लड़की का फोन हमारे जाओजिन के पैरों के नीचे पहुंच जाता है। उठाकर देखने पर उसे किचन में एक नाम लिखा हुआ मिलता है जो कि था लैन। अपने फोन को जाओजिन के हाथों में देखकर वो पैनिक करने लग जाती है और जाओ से कहती है कि जाने दो मेरे फोन को। इससे पहले कि वो उसके हाथों से अपने फोन को कैच कर पाती, जाओ उसको पकड़कर दबोच लेता है। वो तो उसे ही धमका रही थी कि जाने दो मुझे वरना बहुत बुरा होगा। पर जाओजिन भी लाइक कि मैडम शायद आप बोल रही हैं कि आपने मेरा रास्ता रोका था और आप मुझ पर अटैक कर रही थी। आप बताएंगी आखिर आपको अटैक करने के लिए किसने कहा। वो लड़की तो बताती है कि मैं तो बस तुम्हारा टेस्ट ले रही थी और कुछ नहीं। टेस्ट वाली बात सुनने के बाद जाओजिन भी लाइक एक और टेस्ट। वो लड़की बताती है कि हाँ मैं हीरो अलायंस से हूँ और इसी वजह से मैं उसमें शामिल करने के लिए तुम्हारा टेस्ट ले रही थी। हीरो अलायंस के बारे में जाओजिन को कुछ नहीं पता था तो वो लड़की बताने लगती है कि कुछ नहीं, ये बस 4 मेजर 5 मेंबर्स वाली ऑर्गेनाइजेशन है जो कि किंगटियान कॉन्टिनेंट में मौजूद है। हमारी हीरो अलायंस उनमें से एक है जो कि लोगों को बचाती है, अच्छे काम करती है और वो इसी तरीके से अपनी अलायंस की तारीफ पे तारीफ की जा रही थी। जाओजिन तो उसे छोड़ते हुए कहता है कि इतनी भी डिटेल में नहीं पूछा था मैडम आपसे। ये बोलकर वो तो वहाँ से जाने लगा था, पर वो उसे रोकते हुए कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम हमारे हीरो अलायंस को ज्वाइन करो, क्योंकि अलायंस का रूल है कि सिर्फ 2 हीरो को मिशन मिलेगा, लेकिन मैं अकेले बचाती हूँ तो मुझे मिशन नहीं मिलता, तो क्या तुम मेरे पार्टनर बनोगे। उधर से अलायंस की तरफ से उसे नोटिफिकेशन मिल गया था लैन को कि 24 घंटे के अंदर अगर उसने अपने पार्टनर की रजिस्ट्रेशन नहीं की तो उसे भी निकाल दिया जाएगा। अब लैन को काफी ज्यादा जल्दी थी, इसलिए वो खुद को संभालती है। इस सिचुएशन में रिलैक्स होते हुए वो फिर से जाओजिन को ऑफर दे रही थी। इस बार वो काफी पोलाइटली उसे ऑफर दे रही थी, ऐसे दिखाते हुए जैसे कि अलायंस से जुड़ने के बाद जाओजिन का ही फायदा है। पर वो तो इग्नोर करते हुए वहाँ से निकल जाता है, ये कहकर कि किसी और को ढूंढ लो, मुझे और किसी मुसीबत में पड़ने का कोई शौक नहीं है। पर लैन तो उसके पीछे ही पड़ जाती है कि अरे भैया सुनो तो सही, एक बार अच्छे से इस पर सोचो तो, मैंने अभी अभी बोला, ऐसे कोई मुंह पे कैसे रिजेक्ट कर सकता है। उसके बारे
में थोड़ा सोचो, समझो, प्रॉफिट, फायदा, नुकसान सब चेक करो ना। वो लोग जिस रास्ते से गुजर रहे थे वहाँ पर एक स्ट्रीट लाइट उन पर गिरने वाली थी। उन पर तो नहीं गिरने वाली थी, लेकिन लैन को लगता है कि वो जाओजिन पर गिरने वाली है, तो हीरो बनने के चक्कर में वो उसी लैंडलाइन को उसके सर पे दे मारती है। बंदे का दिमाग तो काफी ज्यादा खराब हो चुका था, लेकिन फिर भी खुद को संभालते हुए वो वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि ये लड़की है ना। यहाँ लैन जाओ को बिना बात किए हुए जाता देखकर कहती है कि एक बात बताओ, तुम्हें कॉलेज से निकाल दिया गया तो तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलते? तुम्हें हीरो बनने का कितना अच्छा मौका दे रही हूँ। और यही बात हमारा जाओ सुनकर सोच में पड़ जाता है, क्योंकि जब वो छोटा था तो उसका सपना था हीरो बनने का, और उसने अपने पापा से प्रॉमिस किया था कि वो उनके जैसा बनेगा। वो याद करता है कि कैसे उसके पेरेंट्स उसे छोड़कर गायब हो गए थे और उन्हें कभी भी उसका नामो निशान नहीं मिला। जाओ वहाँ से दिल पे पत्थर रखकर ये कहते हुए निकल जाता है कि पहले मैं खुद को तो संभाल लूं, दुनिया को बाद में बचा लूंगा। लैन को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। यहाँ हमें एक बंदों का ग्रुप दिखाते हैं जो कि लैन को अकेला पाकर उस पर हमला करने की तैयारी कर रहे थे। दूसरी तरफ जाओजिन आगे जा रहा था तो उसे एक मास्क वाला दिखता है, और उसके बाद उसे कैन पर दिखता है कि हमेशा बेस्ट करना, और फिर इन्हीं सारी बातों पर वो विचार करने लग गया था कि क्या उसे हीरो बनना चाहिए या नहीं। वहीं दूसरी तरफ इन सभी मास्क मैन ने लैन को चारों तरफ से घेर लिया था, पर वो उनमें से एक बंदे की काफी अच्छी पिटाई करते हुए कहती है कि तुम लोगों ने कुछ ज्यादा जल्दी नहीं करती मुझ पर हमला करने की, पहले देख तो लेते कि मैं कितनी पावरफुल हूँ, उसके बाद डिसाइड करते कि फाइट करना है या नहीं। इन गुंडों की बातों से पता लगता है कि ये लैन के काफी पुराने दुश्मन है, जो कि पुराने नुकसान का बदला लेने के लिए आए हैं, और वो एक एक करके उस पर हमले पे हमला कर रहे थे, पर वो आराम से उनके अटैक्स को ब्लॉक कर ले रही थी। लैन अकेले ही इन पांचों को काफी अच्छा मजा चखा देती है। वो सभी लोग तो उसके हाथों से पिटकर ढेर हो गए थे। लास्ट में एक बंदा रह जाता है। जब वो उसके साथ फाइट में बिजी थी तो पीछे से ये लोग डिवाइन नाम का एक लिक्विड पी लेते हैं। इस डिवाइन लिक्विड को पीने की वजह से उनकी बॉडी में अजीब तरीके के रिएक्शन देखने को मिल रहे थे। उनकी वेन्स साफ साफ पर्पल हो चुकी थी, काफी ज्यादा डेमोनिक। धीरे धीरे वो सभी लोग किसी ज़ॉम्बी में ट्रांसफॉर्म होने लग गए थे। काफी ज्यादा एग्रेशन में आकर वो लैन की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। इस बार उनके हमलों से लैन बच नहीं पाती, क्योंकि वो सभी लोग बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुके थे, और एक साथ हमला करने पर वो लैन को सप्रेस कर रहे थे। लैन तो उनमें से एक बंदे के हाथों से पिटकर दूर गिर जाती है, और अब वो समझ गई थी कि वो इनका सामना नहीं कर पाएगी। पर उसे अभी तक ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक से इन लोगों की स्ट्रेंथ इतनी कैसे बढ़ गई। वहीं उनका लीडर लैन को धमकी देते हुए कहता है कि प्यारी लड़की, अब तेरा क्या होगा, तेरा बच के जाना तो नामुमकिन है। पर वो तो फिर भी डरती नहीं, बल्कि उसे जीप चढ़ाने लग जाती है, और वो बंदा अपने जंतु को ऑर्डर देता है इसे पकड़ो, और वो तीनों चारों तरफ से उस पर हमला किए जा रहे थे, पर वो अपने स्पेयर से उनके स्वॉर्ड अटैक्स को ब्लॉक करती हुई वहाँ से एस्केप करने की कोशिश करने लग जाती है। पर वो मास्क मैन उसका रास्ता रोक कर खड़ा था। जैसे ही वो उसे डिस्ट्रैक्ट करता है, दूसरा वाला बंदा पंच करके उसके चेहरे से वो मास्क हटा चुका था, जिससे उसका चेहरा विजिबल हो जाता है। वो सच में काफी ज्यादा खूबसूरत थी। लैन तो जमीन पर गिर जाती है, और ये सभी लोग उसे जान से मारने के लिए उसके काफी पास पहुंच गए थे। वो भी यही सोच रही थी कि क्या मैं यही मरने वाली हूँ हीरो बनने से पहले ही। पर उस बंदे के लैन पर हमला करने से पहले ही उस पर एक जोरदार लाइट वाला हमला होता है। ये वही स्ट्रीट लाइट था जिससे लैन ने जाओ को हिट किया था। वो तो कहता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई एक अकेली लड़की पर हमला करने की। लैन तो जाओ को देखकर खुश हो जाती है। सामने से वो बंदा आते हुए अपनी स्पिरिचुअल पावर भी अवेक कर चुका था। वो लोग तो हैरान थे कि पता नहीं अब उनके रास्ते में कौन आ गया। हमारे हीरो का चेहरा देखने के बाद ये सभी लोग सदमे में चले गए थे, क्योंकि हमारे जाओजिन को और कुछ नहीं मिलता तो वो पिग के हेड वाला मास्क लगा कर आ जाता है अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए। ये देखने के बाद वो लोग भी लाइक कि ये क्या करके आया है तू। पर जाओजिन का कहना था कि अब तुमसे भिड़ने जा रहा हूँ, उसके लिए अकल को फेंकना तो था, तो इसलिए पिग का हेड लगा कर आया हूँ। वो सभी लोग उसकी बातों से ऑफेंड होकर उस पर हमला करना शुरू कर देते हैं, जहाँ जाओजिन हमारी लैन से कहता है कि तुम पीछे रहना और आगे आने की कोशिश मत करना, और फिर लग जाता है अपनी हीरो वाली पावर शो करने के लिए। वो सामने वाले बंदों से लड़ने में इतना ज्यादा बिजी था कि पीछे से स्नीक अटैक करने वाले बंदे को वो इग्नोर कर देता है। पर इससे पहले कि वो बंदा उसे हिट करवाता, तभी वहाँ पर लैन आ जाती है, अपने वेपन के साथ उसके अटैक को ब्लॉक कर लेती है। जब जाओजिन उसकी तरफ देखता है तो वो कहती है कि थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है, अब हम पार्टनर्स है ना। जब वो दोनों फाइट में बिजी थे तो उनके ग्रुप का लीडर पॉइजनस नीडल चुपके से लैन की तरफ थ्रो कर चुका था, जो कि उससे हिट हो पाता उससे पहले ही हमारा जाओजिन जाकर उसे बचा लेता है। अब दोनों संभल गए थे। तब ये ज़ॉम्बी की तरफ देखकर कह रहा था कि अगर इस तरीके से मार्शल आर्ट का यूज करके फाइट करता रहा तो मैं इन लोगों को हर्ट नहीं कर पाऊंगा। ये बार बार उठकर उसे घायल करने की कोशिश करेंगे, तो इसलिए वो लैन से उसका वेपन बोरो करके इन लोगों पर हमला करना शुरू कर देता है, जहाँ काफी कूल तरीके से मार्शल आर्ट इस वेपन के साथ मर्ज करके वो इन लोगों पर हमला करके इन्हें एक एक करके जान से मारता जा रहा था। अब ये देखकर कि जाओजिन ने उसके लोगों को घायल करना शुरू कर दिया, उनका टीम लीडर उस पर भी पॉइजनस नीडल्स थ्रो करने शुरू कर देता है, वो भी बैक टू बैक बिना रुके, जिसे जाओजिन ने काफी कूल अंदाज में अपने वेपन को घुमाते हुए ब्लॉक कर लिया था। और अब वो बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट्स के इस वेपन का यूज करके इन सभी का खेल खत्म कर देता है। एंड में तो वो उस वेपन को थ्रो करते
करते हुए एक ही साथ दो लोगों को निपटा देता है, जिससे वो लीडर भी खत्म हो चुका था। उसके इस स्वाइक वाले अटैक को देखने के बाद लैन तो उससे फुल टू इम्प्रेस हो चुकी थी। अब ये दोनों अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन को रिपोर्ट देने लगते हैं, जहाँ पर लैन हीरो अलायंस ग्रुप के लीडर को सारी चीजें बता रही थी और रिपोर्ट कर रही थी कि उसका पार्टनर मिल गया है और उसने कितने सारे लोगों को मारा है, जो कि बहुत बुरे बैंडिट्स थे। वहीं इस बारे में दूसरी तरफ हेवनली कोड की यूकिन को भी पता लग जाता है, जिससे इस मिशन को कंप्लीट करने के बाद लैन को पूरे 50,000 बाउंटी पॉइंट्स मिले थे। और वहीं दूसरी तरफ हमारे हीरो जाओ जिन को 200 मेरिट पॉइंट्स। वो दोनों ही अपने इतने ज्यादा रिवॉर्ड्स को देखने के बाद काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और एक साथ एक्साइट होकर बोल पड़ते हैं कि इतना ज्यादा तो हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। और फिर अपनी बात दोहराने पर वो यही सोच रहे थे कि इसको किस चीज का रिपोर्ट मिला, और दूसरा वाला सोच रहा था कि क्या अलायंस ग्रुप में भी मेरिट पॉइंट्स मिलते हैं, क्योंकि अभी तक हमारी लैन ने उसे बताया नहीं कि हीरो अलायंस ग्रुप में मिशन कंप्लीट करने के बाद उन्हें पॉइंट्स मिलते हैं, मींस पैसे सर्वाइव करने के लिए। लैन का प्लान था कि वो जाओ जिन को बिल्कुल नहीं बताएगी कि उसे पैसे मिलते हैं इन मिशंस को कंप्लीट करने के लिए, बल्कि इसके बदले तो वो उसे बोलेगी कि हम फेमस हीरो बनने वाले हैं। इसका मतलब जब तक जाओ जिन को पता नहीं लग जाता तब तक वो इसका इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना चाहती है। चालबाज लड़की। और वहीं दूसरी तरफ हमारा हीरो सोच रहा था कि एक तो हीरो बनने का मौका मिलेगा और दूसरा अच्छे काम करने पर मुझे मेरिट पॉइंट्स मिलेंगे, ये तो मेरे लिए सोने पे सुहागा है, तो इसके साथ काम करना उतना भी बुरा नहीं है। तो अपना अपना फायदा इमेजिन कर लेने के बाद सबसे पहले लैन तो जाओ जिन को थैंक यू बोलती है उसकी जान बचाने के लिए, और दूसरा वो उससे पूछती है कि क्या मैं तुम्हें रजिस्टर कर दूं। वो हाँ कर देता है तो वो खुश हो जाती है और फिर फटाफट रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के लिए उसकी फोटो अपलोड करनी थी, जिसके लिए वो उसे मास्क लगाने को कहती है। वो तो पिग हेड वाला ही मास्क लगाकर अप्लाई कर चुका था। जहाँ उन दोनों के रजिस्ट्रेशन फॉर्म को एक मिस्टीरियस सा बंदा देख रहा था, तभी उसकी असिस्टेंट आकर बताती है कि बॉस मुझे हीरो अलायंस ग्रुप के 2 नए बंदे मिले हैं जिन्होंने रिजॉइन किया है, उन्हें हम कवर के तौर पे यूज करेंगे तो हमारे मिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सब कुछ स्मूथली चलेगा। वो बंदा पूछ रहा था कि लियांग फैमिली के साथ उनकी बातचीत कैसे चल रही है, जिस पर ये लड़की बताती है कि उनसे बातचीत करने पर उन्हें सॉल्यूशन मिल चुका है। उन्होंने कहा है कि वो दोबारा हमारे मिशन को रोकने में टांग नहीं अड़ाएंगे, आप बेफिक्र रहें, अब इस मिशन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ये सुनने के बाद वो बंदा खुश हो जाता है क्योंकि ये मिशन उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट कि वो उन रजिस्ट्रेशन फॉर्म को नीचे फेंकते हुए कह रहा है कि अगर ये ऑपरेशन सही से नहीं हुआ तो फिर हम लोग मारे जा सकते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हमें लैन को दिखाते हैं जो कि जाओ जिन को अपने साथ हीरो अलायंस ग्रुप के ऑफिस लेकर आई थी। वो कहती है कि हम यहाँ पर मिशन कलेक्ट करने के लिए आए। आमतौर पर मिशन हमें ऑनलाइन मिल जाया करता है, पर ये मिशन कुछ ज्यादा खास है, इसलिए हमें पर्सनली आकर लेना पड़ेगा। इसके अलावा तुम्हारी वेरिफिकेशन चल रही है, जब तुम्हारी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी तो ये मिशन की नोटिफिकेशन तुम्हारे फोन में भी आ जाएगी, जिसे तुम डायरेक्टली ओपन करके देख पाओगे। और हाँ, एक बात बता दूं, ये पब्लिशर जो कि हमें मिशन देता है ये असल में मिडिल मैन है, असली बॉस तो क्यान फैमिली के लोग हैं। जाओ जिन कहता है कि इस तरीके का गेम कब से चल रहा है, पर हमारी लैन भी लाइक मैंने कभी देखा नहीं तो मैं नहीं बता सकती कैसे चल रहा है। उन लोगों के ऑफिस के अंदर एंटर होते ही हमें उसी मिस्टीरियस इंसान को दिखाते हैं जो कि लास्ट नाइट को उनकी फाइल्स चेक कर रहा था। इसे हम बॉस ही बोलेंगे क्योंकि अभी तक इसका नाम नहीं पता लगा। वो उन दोनों को देखकर खुश होकर रिसीव करता है। मैं आप दोनों का बहुत देर से इंतजार कर रहा था, मैंने आपके लास्ट मिशन के बारे में सुना, आप लोगों ने कमाल का काम किया है। अब मैं आप लोगों को नए 2 लोगों से मिलाना चाहता हूँ जो कि हमारे जैसे ही 2 मिशन ऑपरेटर हैं, जिनका नाम बुचर और मुरन है। हमारा हीरो काफी पोलाइटली उनसे हाथ मिलाने चाहता है, पर वो बंदा तो काफी एटीट्यूड दिखा रहा था। पर उसकी सिस्टर हमारे जाओ जिन पर चढ़ते हुए कहती है कि एक बात बताओ, तुम्हारा नाम क्या है। ये देखकर लैन को गुस्सा आ जाता है तो वो जाओ जिन को खींचते हुए कहती है कि इसका नाम जाओ जिन है और मेरा नाम लैन है। यहाँ सोफे पर बैठने के बाद जाओ जिन लैन पर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुमने मेरा रियल नेम रिवील क्यों किया। पर लैन भी लाइक उस जंगली बिल्ली से तुम्हें बचाने के चक्कर में मेरे दिमाग से ये स्लिप हो गया कि तुम्हारा फेक नेम लेना है। बॉस उन लोगों को मिशन देते हुए कहते हैं कि उन्हें क्यान फैमिली के लिए ज्वेलरी डिलीवर करनी है, जिसकी मिशन टाइमिंग होगी 7 बजे से लेकर मॉर्निंग के 3 बजे तक। उन्हें किसी भी हाल में उस ओनर के पास 3 बजे से पहले वो ज्वेलरी ट्रांसफर करनी होगी। जैसे ही ज्वेलरी सक्सेसफुली डिलीवर हो जाएगी उन्हें उनका कमीशन मिल जाएगा। कमीशन के बारे में हमारा जाओ जिन पहली बार सुन रहा था तो वो लैन से कहता है कि ये कौन से कमीशन की बात कर रहे हैं। जब धीरे धीरे वो बॉस की बातें सुन लेता है तब उसे कंफर्म हो जाता है कि मिशन कंप्लीट करने के बाद उन्हें पैसे मिलते हैं। तो वो लैन से कहता है कि लास्ट मिशन के पैसे का है। वो कहती है कि बाद में बताऊंगी, अभी चुप रहो, मिशन ज्यादा जरूरी है ना। यहाँ बॉस आगे की डिटेल्स देने के लिए शैन को असाइन कर देता है। हमें दिखाते हैं कि उस बिल्डिंग के सामने के ऊपर से टेरेस से कोई उन पर नजर रख रहा था, जो कि किसी को फोन करके इन्फॉर्म कर देता है कि मुझे मेरा टारगेट मिल चुका है। हमें दिखाते हैं कि ज्वेलरी लेकर शैन जा रही थी और ये चारों लोग उसे प्रोटेक्ट कर रहे थे। जहाँ ये देखने के लिए कि ज्वेलरी के लिए इतनी प्रोटेक्शन रखी गई है, हमारे जाओ जिन को कुछ दाल में काला लग रहा था। वो कहता है कि एक सिंपल सी ज्वेलरी तो नहीं लग रही है, पर फिलहाल के लिए वो अपने मिशन पर ध्यान देने की सोच रहा था। पर उसे भूख लगती है तो वो लैन से कहता है कि एक बात बताओ, सबके टीममेट्स खाना लाते हैं, तुम नहीं लाई। वो तो लॉलीपॉप पकड़ा देती है उसे। तभी अचानक से उन चारों को एक साथ बाइक का शोर सुनाई देता है और वो सभी लोग नोटिस करते हैं कि काफी सारे बाइकर्स उनके इस कार का पीछा कर रहे हैं, जो कि अपनी स्पीड को इंक्रीज करते हुए ड्राइवर को मारकर बेहोश कर देते हैं और उनकी गाड़ी के अंदर स्मोक बॉम्ब फेंक देते हैं, जिससे इफेक्ट होने के बाद ये सभी लोग वैन से बाहर आ गए थे और ये सारे बाइकर्स अपने अपने वेपन को लेकर उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी उन बाइकर ग्रुप्स के लीडर सामने आते
आती है जो कि एक लड़की थी। वो काफी स्वैग से आगे आकर उन लोगों पर अपना वेपन तानते हुए कहती है कि जल्दी से वो जेड सील मेरे हवाले करो। जाओ जिन और लैन को भी नहीं पता था कि आखिर ज्वेलरी में है क्या, लेकिन इस लड़की को अंदर की बात भी पता थी। जब वो लोग कोई रिस्पॉन्स नहीं करते तो ये लड़की अपने साथियों से हमला करने को कहती है, जिससे वो धीरे धीरे इनकी तरफ आगे बढ़ने लग जाते हैं। और ये देखकर शैन को समझ आ गया था कि अब उसके हाथ से ये सील चला जाएगा, तो वो इन चारों को अपना डिफेंस मोड एक्टिव करने को कहती है, जिससे ये चारों ही फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बुचर और मुडेन तो सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, जो कि बिना वेपन बिना कल्टिवेशन के ही अपने बॉडी मूवमेंट से उन लोगों को धूल चटाए जा रहे थे। ये बंदा तो किसी गुंडे से कम नहीं लग रहा था जो एक ही पंच में उनको ढेर कर देता है। अब तक हमारा हीरो भी अपनी कल्टिवेशन का यूज नहीं कर रहा था, पर लैन अपने वेपन का यूज जरूर कर रही थी। यहाँ उन लोगों को फाइट में बिजी देखने के बाद शैन डिसाइड करती है कि वो इस ज्वेलरी को बचाने के लिए खुद ड्राइवर के साथ आगे निकल जाएगी। तो वो जैसे ही उस कार के अंदर जाती है, पीछे से इन चोरों की गुंडी लीडर उसके पास पहुंचकर उस पर अपना स्वॉर्ड तान चुकी थी। वो उससे भी जाकर यही सवाल कर रही थी कि बताओ वो जेट पेंडेंट कहाँ है। और तो शैन को पता था, लेकिन फिलहाल वो अपनी जान की परवाह किए बिना कहती है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो, मुझे नहीं पता, मैं किसी जेट पेंडेंट के बारे में नहीं जानती। पर इस मोहतरमा ने स्वॉर्ड को उसकी गर्दन पर धंसाते हुए कहा था कि अपनी जान की परवाह करो, उस ब्रीफ केस की नहीं, जल्दी बताओ इसी ब्रीफ केस में है ना वो पेंडेंट, मेरे हवाले कर दो, मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी। शैन पहले तो झिझक रही थी, लेकिन उसके बाद वो उस ब्रीफ केस को उठाकर बाहर की तरफ थ्रो कर देती है, जो कि गाड़ी के काफी किनारे तक पहुंच गया था। इससे पहले कि वो लड़की उसे उठा पाती, शैन उसके पाँव को पकड़कर उसे ब्लॉक कर रही थी, जिसे गुस्से में आकर वो शैन को मारकर बेहोश कर देती है। पर उतने में हमारे हीरो की एंट्री हो जाती है और वो उसके ब्रीफ केस हाथ में लेने से पहले ही खुद उसे उठाकर टीज करना शुरू कर देता है कि मैडम ये चाहिए ना तो आकर फाइट करो। वो तो ब्रीफ केस लेकर वहाँ से भाग गया था। जैसे ये लड़की उसका पीछा करने के लिए गाड़ी से जंप करती है तो लैन ने अचानक से ही उस पर धावा बोल दिया था, जिसके लिए वो तैयार नहीं थी। यहाँ पर उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी उस ज्वेलरी को उसके ठिकाने पर पहुँचाना था। तो हमारा जाओजिन देर नहीं करता, बल्कि उन बाइकर्स के ही बाइक को पकड़कर रवाना हो जाता है। ये लड़की भी उस ब्रीफ केस को किसी भी तरह से हासिल करना चाहती थी, तो वो भी जाओजिन के पीछे पड़ जाती है। पीछे से बाकी सारे गुंडों को ये तीनों संभाल रहे थे। जहाँ हमारा हीरो काफी ज्यादा स्पीड में आगे बढ़ते हुए भी उसे पीछे नहीं छोड़ पा रहा था, वो उसके काफी करीब पहुँच जाती है। जाओजिन को अपने सामने एक गाड़ी नजर आती है, तो वो इसका यूज करके इस लड़की का रास्ता ब्लॉक कर देता है और काफी तेजी से आगे निकल जाता है। इधर ये अंकल तो निकलकर उसे गालियां दे रहे थे कि अंधा है क्या, मेरी गाड़ी के आगे मरने आया था। दूसरी तरफ से ये स्टंट वुमन अपने बाइक को किसी रॉकेट की तरह उड़ाते हुए उसके काफी पास पहुंच जाती है। उसके आगे ये चालाकी नहीं चल पाई। उसे अपने पीछे दोबारा देखने के बाद तो जाओजिन उसे एडमायर करने से खुद को रोक नहीं पाता और वो इन सब में इतना ज्यादा बिजी हो गया था कि सामने से आ रही ट्रक उसे नजर नहीं आती और वो ऑलमोस्ट उसके पहियों से हिट होते होते नीचे गिर जाता है अपने बाइक के साथ। उसकी बाइक, ब्रीफकेस और वो तीनों सड़क के अलग अलग किनारे पर पड़े हुए थे। बाइक से गिरने की वजह से जाओजिन बेहोश हो चुका था और जब ये लड़की उसके पास पहुंचती है तो उसे बेहोश देखने के बाद वो कहती है कि डिजर्व करते हो और भागो मेरे आगे आगे। इससे पहले कि वो ब्रीफकेस उठा पाती तभी हमारे हीरो को होश आ जाता है और वो उसके दोनों हाथों को इस तरीके से लॉक करता है कि वो उसकी बाहों में थी। हमारा हीरो कह रहा था कि बेबी वो हासिल करने की कुछ ज्यादा जल्दी नहीं है तुम्हें, पर मैडम को गुस्सा आ गया था और वो उसे मारते हुए कहती है कि कमीने तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेबी बोलने की। इसके बाद तो वो उसकी कुटाई लगाते हुए वो दोनों साथ में हाथापाई करना शुरू कर चुके थे। पर उन दोनों की फाइट के दौरान ही जाओजिन ऐसा हमला करता है कि उस लड़की के चेहरे से उसका मास्क उतर कर नीचे गिर गया था। एक पल को तो हमारा हीरो उस लड़की की खूबसूरती देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है, पर फिर खुद को समझाते हुए कह रहा था कि इतने खूबसूरत चेहरे का भी क्या फायदा, आखिर हो तो तुम एक चोर ही ना। अब तक मैडम अपना मुंह छुपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी बातें सुनकर चिढ़ते हुए कहती है कि तुम्हें किसने कहा कि मैं चोर हूँ। इस लड़की का नाम क्यांजू है, जो कि सच में काफी खूबसूरत है। वो तो अपने दो स्वॉर्ड निकालते हुए कह रही थी कि अब तूने मेरा चेहरा देख लिया, तेरा मरना तय है। वो तो भागकर उस पर हमला करने जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो जाओजिन पर अटैक करती, जाओजिन का फोन बजता है और उसे नोटिफिकेशन मिलता है कि तुम अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 1 किलोमीटर दूर हो, इसलिए जल्दी से उस लोकेशन पर जाओ, अपने मिशन को कंप्लीट करके रिवॉर्ड हासिल कर लो। ये सुनकर कि हमारा हीरो अलायंस ग्रुप से, वो कहती है कि तुम वहाँ पे क्या कर रहे हो। फिर जाओजिन भी लाइक पता लग गया ना, अब जल्दी से सरेंडर कर दो, तुम्हारी सजा कम करवा दूंगा। क्यांजू से कहती है कि इतना क्या उड़ रहे हो, तुम्हें नहीं पता वो दोगले लोगों का ग्रुप है और मैं उन पर बिल्कुल भरोसा नहीं करती। जाओजिन हैरान होते हुए कहता है कि बताओ बोल भी कौन रहा है, चोर होकर दूसरों को हिपोक्रेट कह रही है। बार बार खुद को चोर बुलाने पर क्यांजू का दिमाग फिर जाता है। वो कहती है कि चोर किसको बुला रहे हो, तुम जानते भी हो कि तुम क्या कर रहे हो। ये जेट पेंडेंट तुम जिसे देने जा रहे हो ये उसका नहीं बल्कि चोरी करके दिया जा रहा है। एक हीरो होने के बावजूद भी चोरों वाले काम करके हमें चोर बोल रहे हो। क्यांजू की बातों से अब तक हमारे जाओजिन का दिमाग फिर गया था। वो कहता है कि मैं चोर हूँ, हीरो बन के चोरी कर रहा हूँ। वो कहता है कि मैडम तुम ये पहेलियों में बात करना बंद करके मुझे सीधा सीधा बताओगी, तुम्हारी बात जितना सुन रहा हूँ उतना कंफ्यूज हो रहा हूँ, सीधा सीधा बताओ आखिर पॉइंट टू पॉइंट बात है क्या। पर वो अटैक करते हुए कहती है कि तुझे पता नहीं सच है कि मैं तुझे निपटा दूं। जाओजिन ने जंप करके
उसके अटैक को डॉज कर लिया था, लेकिन ये लड़की उसे मारने के लिए काफी सीरियस नजर आ रही थी। तो जाओजन कहता है कि मैडम मुझे लगता है हमारे बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, बात करके क्लियर कर लेते हैं ना। और वो तो किसी ब्रेकअप करने वाली गर्लफ्रेंड की तरह कहती है कि मुझे नहीं लगता कि बात करने से कुछ ठीक होगा, अब मामला यहीं खत्म करना होगा। और फिर वो उसे भगाते भगाते जंगल के बीच ले जाती है, जहाँ उसके स्वॉर्ड अटैक से काफी सारे पेड़ गिरते जा रहे थे, जहाँ जाओजन को मारने के लिए ये लड़की अपनी रियल की पावर का यूज कर रही थी और रास्ते के सभी पेड़ों को गिराते जा रही थी। मैडम ने हमारे जाओजन को मारने के चक्कर में आधा जंगल साफ कर दिया था। उसे स्पीड में आगे जाता देखकर किंजो को एक आइडिया आता है और वो अपनी की पावर से उसके सामने मौजूद पेड़ को गिराकर उसका रास्ता ब्लॉक कर देती है। पर उसका मोमेंटम भी काफी ज्यादा फास्ट था, जंप करते ही उस पेड़ को डॉज कर चुका था। अब इस लड़की की पावर देखने के बाद वो समझ आता है कि ऐसे तो वो उसके हाथों से शहीद हो जाएगा, तो उसे जल्द से जल्द यूकिन को कॉल लगाना होगा। तो फटाफट उसे कॉल लगाकर कहता है कि मुझे अपने मेरिट पॉइंट्स एक्सचेंज करने के बदले सामान चाहिए। यूकिन उसकी सारी स्टोरी बहुत ही आराम से सुन रही थी और हमारा हीरो पैनिक करते हुए बता रहा था। पर इस बीच भी यूकिन उसके मेरिट पॉइंट्स काटना नहीं बोलती, क्योंकि उसके चक्कर में पेड़ों की कटाई चल रही थी ना। जाओजन को तो गुस्सा आ जाता है कि यहाँ मैं जान बचाने के लिए आया हूँ और तू मेरी जान और मुश्किल में डाल दे। मेरिट पॉइंट्स खा जाएगी तो फिर मैं सामान किससे खरीदूंगा। उसके पूछने पर कि उसे क्या चाहिए, जाओजन कहता है कि जो मेरी जान बचाने के लिए बेस्ट मिले ना वो भेज दे। और फिर वो अपने फोन का यूज करके उन ट्रेजर का यूज करने लगता है जो कि उसे मिला था। ये ट्रेजर एक डिवाइन क्लोथ था, जिसका यूज करते ही वो लड़की ट्रैप हो जाती है। पहले तो उस कपड़े को देखकर जाओजन ने लाइक एक कपड़ा, लेकिन फिर अपने दुश्मन को बंधा देखकर उसके दिल को तसल्ली मिल जाती है और फिर सुकून से कहता है कि ये भी ठीक है। हमारा हीरो काफी ज्यादा जेंटलमैन था, अपनी एनिमी को पेड़ से टिकाकर कहता है कि मुझे गलत मत समझना, और हाँ मैं तुम्हें इस तरीके से जंगल में अकेला छोड़ के नहीं जा रहा हूँ। थोड़ी देर में इस मैजिक क्लॉथ का असर खत्म हो जाएगा तो तुम आजाद हो जाओगी। और जो तुमने मुझे इस बैग के बारे में बताया कि ये जेट पेंडेंट चोरी हो रहा है, तो मैं उसके बारे में पता करूंगा। मैं उतना भी बुरा नहीं डार्लिंग जितना तुम सोच रही हो। ये बोलकर गुड बाय बोल के निकल जाता है। उसे ज्यादा देखकर कियान जुबिलाई, तुम्हारे बारे में तो मैं जरूर पता लगाऊंगी, तुम्हारी रियल आइडेंटिटी पता कर ली ना फिर सामने जाकर धप्पा दूंगी। जाओजन जब उस अटैची को लेकर वहाँ से रवाना होने की तैयारी कर रहा था तो उसके दिमाग में पता नहीं क्या आता है, वो उसे ओपन करके चेक कर लेता है और फिर कहता है कि चीजें काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही हैं। और फिर ये बोलने के बाद बाइक को डेस्टिनेशन पे ले जाने की बजाय रिवर्स कर लेता है। इधर दूसरी तरफ उसके टीममेट्स ने इन सभी गुंडों को धूल चटा दी थी और वो सभी लोग उसके वापस आने का ही वेट कर रहे थे। वो उसे आता देखकर लैन काफी खुश हो जाती है। वो तो कहती है कि तुम ठीक हो ना, तुमने सामान पहुंचा दिया। पर जाओजन मुंडे हिलाकर मना कर देता है और यहाँ शेंग के रिएक्शन चेंज हो जाते हैं। इसके बाद दिखाते हैं कि शेंग उन सभी को लेकर अपने डेस्टिनेशन पर जा रही है। रास्ते में वो समझ जाती है कि जाओजन को सारी सच्चाई पता लग गई है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर इसे पता कैसे लगा। तभी अचानक उनके वैन को रास्ते में कुछ गाड़ियां रोक चुकी थी। बाहर निकलते ही लैन भी लाइक ओह नो, फिर से नहीं, अभी तो लड़कर आए हैं, रास्ते में फिर से मिल गए। फिर ऐसा कौन सा खजाना लेकर जा रहे हैं हम? इस बार के चोर तो काफी अमीर थे, गाड़ियां लेकर आए थे चोरी करने के लिए। ये लोग भी अपने अपने वेपन के साथ उन सभी को चारों तरफ से घेर लेते हैं और अपने बॉस के आने का इंतजार करने लगते हैं, जो उनसे भी बड़ी गाड़ी में आता है। इस मिस्टीरियस से बंदे का फेस रिवील नहीं होता, बल्कि वो अंदर से इन लोगों को हमला करने का ऑर्डर दे चुका था। इधर उसे देखकर जाओजन बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं लग रहा था। दिखाते हैं कि इतने सारे गुंडों को देखने के बाद जाओजन परेशान होते हुए कह रहा था कि यहाँ पर सिर्फ 4 फाइटर मौजूद हैं। ऐसे में इन लोगों के साथ लड़ने में उन्हें काफी परेशानी आने वाली है, क्योंकि इन लोगों के पास वेपन्स भी हैं। दूसरी तरफ से उन गुंडों को अटैक करने का ऑर्डर मिल गया था, तो वो सभी लोग धीरे धीरे हमला करने के लिए आगे बढ़ने लग रहे थे। पर इसी बीच मौका पाकर बुचर भी लैन को एक फीस जड़ने वाला था, जिसे हमारे जाओजन ने ब्लॉक कर लिया था। लैन को समझ नहीं आता कि आखिर बुचर उस पर क्यों हमला कर रहा है। तभी वो देखते हैं कि वो मास्क मैन भी उन्हें टारगेट कर रहे हैं। लैन कंफ्यूज थी, वो उनसे सवाल करने लगती है कि तुम लोगों को मैं ही दिख रही हूँ क्या, मुझ पर क्यों अटैक कर रहे हो। और इन मास्क मैन का तो फिर भी समझ आ रहा है कि हम उनके दुश्मन हैं, लेकिन बुचर तुम्हारे तो हम टीममेट्स हैं ना, फिर तुम हम पर क्यों अटैक कर रहे हो। पर अब तक हमारा हीरो जाओ समझ गया था कि ये लोग उसे क्यों टारगेट कर रहे हैं, इसलिए वो और इनसे सवाल नहीं करता, बल्कि वो लोग ही सामने से कह देते हैं कि तुम्हारा लक बहुत ज्यादा खराब है जो तुम हमसे टकरा गए, हम सेम टीम में हैं। जाओ कहता है कि अब तक तो मुझे सिर्फ कंफ्यूजन था, लेकिन तुम लोगों ने क्लियर कर दिया कि ज्वेलरी तो सिर्फ एक कवर था, असल में तुम लोगों को जेट पेंडेंट यहाँ से वहाँ ट्रांसफर करवाना था। शैन उसकी बातें सुन के घबराती नहीं है, बल्कि कहती है कि यानी कि मैं सही थी, तुम्हें पता लग गया। पर एक बात जो अभी भी हमारे हीरो को कंफ्यूज कर रहा था, वो इनसे पूछकर क्लियर करने लग जाता है कि तुम्हारे पास जेट पेंडेंट ऑलरेडी है, तो फिर तुम लोग यहाँ से उसे लेकर निकले क्यों नहीं, तुम लोगों ने हमें क्यों इंक्लूड किया। तभी शैन वहाँ से निकलते हुए कहती है क्योंकि क्यान फैमिली काफी ज्यादा पावरफुल है, तो अगर कल को बात निकलती या हम पर बात आती तो हमारे ब्लेम को शिफ्ट करने के लिए किसी न किसी का होना तो जरूरी था ना। तो ऐसे में हमने चुप कराने के लिए तुम दोनों सिखियों को चूज किया। अब तुम
दोनों न्यू बाई की वजह से हमारा सारा ब्लेम तुम्हारे पर शिफ्ट हो जाएगा। तभी उन लोगों का बॉस उन्हें ऑर्डर देते हुए कहता है कि इनसे ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, बल्कि इन्हें इनके रास्ते पर जाने दो, मीन्स रास्ते से साफ कर दो। ये ऑर्डर मिलने के बाद बुचर उन पर तेजी से हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है, जिसके मूव्स को डॉज करते हुए उसे लैन ने संभालना शुरू कर दिया था अपनी वेपन की हेल्प से। वहीं दूसरी तरफ वुडन ने हमारे हीरो पर नाइफ थ्रो करने शुरू कर दिए थे। वो इन ब्लेड से पहले तो जाओ को डिस्ट्रैक्ट कर दी और फिर अपने मार्शल आर्ट का यूज करके दो हाथ कर रही थी। यहाँ लैन जैसी पावरफुल ओपोनेंट के साथ फाइट करते हुए वो बंदा अपनी स्पिरिचुअल पावर भी रिलीज करना शुरू कर चुका था। फाइट करते हुए जाओ की नजर उसी ब्रीफ केस पर पड़ती है, जिसे शायद वो अब इनके हाथ से छीनना चाहता है कि उसी दौरान मोरन उस पर ब्लेड से हमला कर देती है, जिसे वो साइड हटते हुए डॉज कर लेता है और फिर उसी के ब्लेड को रिवर्स उसके ऊपर थ्रो कर देता है, जिसका ज्यादा असर नहीं होता। और फिर बाकी सभी गार्ड्स को डिस्ट्रैक्ट करते हुए अपनी स्पिरिचुअल पावर की स्पीड का यूज करके वो शैन के पास पहुंच जाता है, जो कि अचानक से उसे अपने सामने देखने के बाद काफी हैरान थी। इधर दूसरी तरफ लैन को दिखाते हैं, जो कि बुचर को संभाल नहीं पाती और वो 2-4 मूव में ही उसे नीचे गिराकर उस पर हिट देने वाला था। इससे पहले कि वो लैन को मार पाता तभी हमारा हीरो उसे रुकने का ऑर्डर देता है, क्योंकि उसने शैन को नीचे गिराकर ब्रीफकेस उससे छीन लिया था और अब वो उन सभी को ऑर्डर देता है कि अगर तुम लोग अपनी अपनी जगह पर फ्रीज नहीं हुए तो मैं इस ब्रीफकेस को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। उसकी बातों को ये बुचर सीरियसली नहीं लेता, बल्कि लैन को गर्दन से पकड़कर उठाते हुए कहता है कि अगर तूने वो ब्रीफकेस नीचे नहीं रखा तो मैं इस लड़की को जान से मार दूंगा। पर जाओजन उस बैग को छोड़ता नहीं है, बल्कि अपनी स्पिरिचुअल पावर रिलीज करके सच में उसे डिस्ट्रॉय करने वाला होता है। तभी उनके बॉस की कार के अंदर से आवाज आती है कि वो जो कह रहा है वही करो, मैंने कहा उस लड़की को जाने दो। बुचर का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन उसे ना चाहते हुए भी लैन को छोड़ना पड़ता है। बॉस बाहर निकल चुका था और उसने अपने सभी गार्ड को अटैक करने से मना कर दिया था। बॉस को देखने के बाद जाओजन भी लाइक दोबारा मुलाकात हो गई तुमसे मास्टरमाइंड। बॉस जाओजन से पूछ रहा था कि इस ब्रीफकेस के बदले तुम्हें क्या चाहिए। जाओजन ने उससे गैस फुल टैंक वाली गाड़ी मांग ली थी, जिसकी चाबी उसे हैंडो हैंड मिल जाती है। वहाँ से निकलने के बदले उसे लैन भी अपने साथ चाहिए थी, जिसे ना चाहते हुए भी वो लोग हैंडओवर कर देते हैं। लैन तो एटीट्यूड दिखा रही थी, वहीं इसका मुंह बन जाता है। पर हमें बॉस के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। वो अपने हाथों से अपने सभी गार्ड्स को एक्टिव रहने को कह रहा था। उनकी हरकतें देखकर ऐसा लगने लगता है जैसे कि वो एक ही इशारे पर जाओजन पर हमला बोल देंगे। और जाओजन इन सभी से बेखबर लैन के साथ उस ब्रीफकेस को लेकर आगे बढ़ रहा था, पर उसके कार के पास पहुंचने से पहले ही के बॉस ऑर्डर देता है और उसके सारे गार्ड्स एक साथ उस पर हमला करने के लिए झपटते हैं। पर जाओजन ने दूसरा प्लान बना के रखा हुआ था, इसलिए वो उस ब्रीफकेस को हवा में उड़ाता है। लैन के साथ 2 गुंडों की पिटाई करके वो वहाँ से जंप कर लेता है। उसने लैंडिंग एक कार पर की थी, जो कि उसे लेकर वहाँ से दूर रवाना हो गई थी। उसके जाने के बाद बॉस ने बाकी सभी से कह दिया था कि मुझे वो दोनों जिंदा है मुर्दा दोनों कीमत पर चाहिए। बस फिर क्या था, बॉस का ऑर्डर मिलने के बाद ये सभी लोग उन दोनों को मारने के लिए वहाँ से दौड़ पड़ते हैं। दूसरी तरफ बॉस को दिखाते हैं, जो कि शैन के साथ अपनी गाड़ी में अपने अड्डे पर वापस जा रहा था। उसके पास ब्रीफकेस था तो उसे लग रहा था कि अब वो जीत चुका है। उसे तो हमारा जाओजन बेवकूफ लग रहा था कि कितना बेवकूफ लड़का है। उसे सच्चाई पता होने के बावजूद भी वो कुछ नहीं कर सकता। अब इस जेड पेंडेंट के खोने का इल्जाम मैं उसके ऊपर लगा दूंगा, जिससे मरते दम तक उसे क्यान फैमिली के साथ ही फाइट करनी पड़ेगी अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए, क्योंकि क्यान फैमिली किसी की नहीं सुनती। वो इस बारे में सोचकर खुश हो ही रहा था कि पता नहीं उसके दिमाग में क्या आता है। वो इस ब्रीफ केस को ओपन करके देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस ब्रीफ केस में जेड पेंडेंट नहीं बल्कि हमारे जाओजन का खाया हुआ लॉलीपॉप रखा हुआ था। वो समझ जाता है कि वो पेंडेंट और कोई नहीं बल्कि जाओजन ले गया। उसके ज्यादा रिएक्ट करने से पहले ही उसकी गाड़ी जोर से पलट पड़ती है। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसका एक्सीडेंट हो गया हो, लेकिन थोड़ी देर में उसकी गाड़ी पलटते हुए हवा में पहुंच गई थी। तभी हमें एक और मिस्टीरियस से पर्सन को दिखाते हैं। ये काम और किसी का नहीं बल्कि उन्हीं का था, जिनका कल्टीवेशन लेवल भी बहुत ज्यादा हाई था। हमें वहाँ पर उनकी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड नजर आती है। वो बॉस और शन को हवा में लटकाने के बाद अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करके मल्टीपल स्वॉर्ड अटैक थ्रो करके उन दोनों का खेल वहीं पर खत्म कर देते हैं। इन दोनों को निपटाने के बाद उन्होंने अपना ब्रीफकेस भी हासिल कर लिया था, लेकिन बॉस के साथ साथ इनको भी चूना लग जाता है, क्योंकि ब्रीफकेस ओपन करने पर इन्हें भी वही लॉलीपॉप नजर आया था। पहले तो ये अंकल कह रहे थे कि हमारे ज्ञान फैमिली से बच के निकलना इतना भी आसान नहीं। अगले ही पल उन्हें हमारे जाओजन में बहुत इंटरेस्ट आ गया था। वो तो कहते हैं कि मैं तुम्हें ढूंढकर जरूर निकालूंगा, और फिर वो इस ब्रीफकेस को एक एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करके लगा देते हैं जाओजन के पीछे। दूसरी तरफ जाओजन और लैन को दिखाते हैं, जिन्हें भागते भागते सुबह हो चुकी थी। हमें पता लगता है कि वो जिस ट्रक में कूदे थे वो असल में पिक को ट्रांसफर कर रहे थे, जिसमें से काफी ज्यादा स्मेल आ रही थी। लैन भी लाइक कितनी बदबू है यहाँ पर। जाओजन कहता है कि शुक्र करो मैडम जान बच गई, तुम्हें बदबू की पड़ी है। यहाँ वो तो बड़ा परेशान होते हुए कह रहा था कि बताओ पहला ही मिशन इतना जानलेवा था, अगर मुझे पहले पता होता कि मुझे यहाँ पर इनाम भी नहीं मिलेगा और अपनी जान भी गंवानी पड़ेगी तो मैं कभी इस अलायंस ग्रुप को ज्वाइन नहीं करता। कहीं वो ग्रुप छोड़कर चला ना जाए इसलिए
इसलिए लैन उसे कन्विंस करते हुए कहती है कि नहीं, हर बार इतना खतरनाक मिशन नहीं मिलता, हर बार तो हमें वाटर और ऑयल सप्लाई करने को मिलता है। किसे पता था कि इस बार हमें गहने सप्लाई करने होंगे, और वो भी ऐसे वैसे नहीं, इलीगल वाले। वो दोनों बात कर रहे थे तभी हमारे हीरो को अचानक से कुछ एहसास होता है और पीछे मुड़कर उसे काफी सारी गाड़ियां नजर आती हैं जो कि उसे ही चेस कर रही थी। ये गाड़ियां और किसी की नहीं बल्कि बुचर और मोडन की थी, जिसने बॉस के इशारों पर उसके पीछे इतने सारे गुंडे लगा दिए थे। इन दोनों को समझ नहीं आता कि ये लोग इतनी जल्दियों तक कैसे पहुंच गए, पर जो भी हो इन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो इन्हें जिंदा तो बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले। लैन यहाँ जाओ जिन से पूछ रही थी कि जल्दी बताओ आगे क्या करना है, उसे खुद समझ नहीं आ रहा था। यहाँ दूसरी तरफ बुचर और मोदन को दिखाते हैं। उनका एक्सप्रेशन देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो उन्हें छेड़ते हुए कह रहे थे कि हमसे बच के जाना नामुमकिन है। शायद वो पावर के मामले में इनसे कंपटीशन करना चाहते हैं। अब कहानी थोड़ी सी पास्ट में जाती है और हमें जाओजन को दिखाते हैं जो कि लास्ट नाइट को आराम से बैठकर हीरो अलायंस ग्रुप ज्वाइन करने के बाद वहां पर आए मिशंस चेक कर रहा था कि तभी अचानक से फिर से उसके फोन पर एक कॉल आती है, और ये कॉल और किसी की नहीं बल्कि उसी बंदे की थी जिसने लास्ट टाइम उसे सेलेस्टियल स्टोन बेचा था। वो बंदा एक डिवाइन कल्टिवेटर की तरह उसके सामने हाजिर हो जाता है, जिसे देखकर एक पल को उसकी बोलती बन जाती है, लेकिन दूसरी पल वो बोल उठता है, यू फ्रॉड, लास्ट टाइम वही हो ना जो तुमने अपना चीप माल मुझे 2 मिनट के लिए दिया था। वो बंदा अभी तक हमारे जाओजन के रिएक्शन को नोट नहीं कर पाया, वो तो खुद को रिप्रेजेंट करने में इतना बिजी था। वो कहता है कि मुझसे मिलो, मैं हूँ हैंडसम जियांगजिन, बताओ क्या तुमने मुझ जितना हैंडसम इंसान पहले कहीं देखा है। उसकी आवाज से हमारा हीरो कहता है कि मैं कंफर्म हो गया, वो तू ही है, फ्रॉडिया, झूठा, मक्कार। वो तो उसे पंच मारने वाला था, पर ये बंदा उसके पंच को डॉज करते हुए कहता है कि मेरे प्यारे भाई, पहले मुझे खुद को एक्सप्लेन तो करने दो, बाद में गुस्सा उतार लेना। मैं अपनी पिछली बार की गलती के बदले तुम्हें 20% डिस्काउंट देना चाहूंगा। तुम जो भी चीज खरीदोगे उस पर तुम्हें काफी भारी छूट मिलेगी, ये कैसा रहेगा। जाओशन कहता है कि तुझे लगा भी कैसे कि पिछले बार के एक्सपीरियंस के बाद मैं तुमसे सामान खरीदूंगा, तुम्हारी वजह से कितनी प्रॉब्लम हुई पता है। मैं नहीं लेने वाला तुमसे कोई सामान, इसलिए वापस मेरे फोन के अंदर जाओ। ये भूलने के बाद वो उसके छोटू फॉर्म को नीचे दबा रहा था ताकि वो उसे वापस से फोन के अंदर भेज सके, पर ये बंदा भी काफी ज्यादा अड़ियल था। वो कहता है कि मैं तुम्हें 30% डिस्काउंट दे दूंगा, 50%। भाई मेरी मजबूरी समझ, इससे ज्यादा छूट दिया तो मैं कंगाल हो जाऊंगा। अच्छा ये कैसा रहेगा कि तुम मेरी एक हेल्प करो, बदले में मैं तुम्हें एक प्रोडक्ट फ्री दूंगा, बिल्कुल फ्री। इस पर जाओसन उस पर थोड़ा सा रहम खाते हुए उसकी पूरी बात सुनने को तैयार हो जाता है, जहाँ जियान उससे कहता है कि देखो तुम्हें मुझे जल्द से जल्द सुंदर बनाने में हेल्प करनी है, बदले में तुम्हें एक अच्छा सा प्रोडक्ट फ्री में मिलेगा। हमारा हीरो भी एटीट्यूड दिखाते हुए कहता है कि ठीक है, जल्दी से जल्दी अपनी 2 फोटो खींचकर मुझे भेज देना, मैं बना दूंगा। जियान हैरान था लेकिन फिर भी वो उस पर ट्रस्ट करने को तैयार हो जाता है। प्रेजेंट का सीन दिखाते हैं जहाँ पर हमारा जाओ इसी बारे में सोच रहा था कि कैसे उसे यहाँ से बचकर निकलना है, कि ये बहुत सारे इनसे फाइट करने में टाइम वेस्ट होगा। तभी फिर से उसका फोन बज उठता है और उसमें और कोई नहीं बल्कि जियान था, जो कि काफी खुश होते हुए हमारे हीरो को बता रहा था कि तुम तो कितने कमाल के हो ब्रो, तुम्हारी हेल्प की वजह से मैं 33 फेरीज में नंबर 1 पर आया हूँ हैंडसमनेस के मामले में। उसकी बातों को काटते हुए जाओ भी लाइक, तुम्हारी राम स्टोरी मैं बाद में सुनूंगा, अभी फिलहाल मैं फंसा हुआ हूँ, लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। वहीं लैन भी फाइट मोड में आते हुए कह रही थी कि क्या तुम थोड़ी देर के लिए अपना फोन बंद नहीं कर सकते हो, इस टाइम पे कॉल लेनी जरूरी है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि ये गाड़ी वाले उनके काफी पास पहुंच चुके थे, तो वो ट्रक ड्राइवर भी अपनी स्पीड को इंक्रीज कर देता है, जिससे झटका खाकर लैन गाड़ी से नीचे गिरने वाली थी, पर जाओ जिन वक्त रहते उसके हाथ को पकड़कर उसे कार में वापस खींच लेता है। और ये नजारा देखकर हमारे जान को बड़ा मजा आ रहा था। वो भी कितना एक्साइटिंग सीन चल रहा है यहाँ पे, ऐसे सीन को छोड़कर कोई कैसे जाए। पर तभी जाओ से डांटते हुए कहता है कि बकवास बंद करो और जल्द से जल्द मुझे ऐसी कोई चीज दो जिससे कि मैं अपनी जान बचा सकूं। तुमने वो जो फ्री ट्रेजर का कहा था ना, मुझे अभी चाहिए। यंग जान कहता है कि ठीक है, अब तुम देखना मेरे पास कितने खास तरीके के स्क्रैप पड़े हुए हैं, तुम भी क्या याद रखोगे किस दिलदार आदमी से तुम्हारा पाला पड़ा था, इसलिए मैं एक नहीं तुम्हें 3 ट्रेजर देने वाला हूँ। ये बोलने के बाद वो तीनों ट्रेजर थ्रो कर देता है, जिसमें से पहला ट्रेजर था बॉम्ब, जो कि सीधा जाकर इनके पास फट गया था। काफी सारे लोग तो इस बॉम्ब से इफेक्ट होने के बाद रास्ते से हट गए थे, लेकिन बुचर और उसकी बहन बोरेन अभी भी हार नहीं मानते, इन दोनों का पीछा किए जा रहे थे। तीसरा ट्रेजर था एनर्जी बूस्टर, जो कि एक पिग के सामने गिरता है। वो एक पिल था जिसे वो पिग खा जाता है और उसके अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी आ गई थी। इस तरीके के स्पिरिचुअल ट्रेजर्स को देखकर लैन को समझ नहीं आता कि हमारे हीरो के पास आखिर ऐसी कौन सी चीज मौजूद है कि उसे खजाने पे खजाने मिल रहे हैं। पर फिलहाल हमारा जाओजिन उसकी गलतफहमी को दूर नहीं करता, बल्कि वो तीसरा ट्रेजर मिस ना कर दे, इसलिए लैन से कहता है कि मेरी मदद करो ताकि मैं उस ट्रेजर को कैच कर सकूं। और थोड़ी देर में उसके हाथ में एक डिवाइन स्पिरिचुअल सीजर आ जाता है, जो कि उसके हाथ में आते ही सीधा उसकी सोल एनर्जी के साथ कंबाइन हो गया था। अब इस वेपन के मिलने के बाद हमारा हीरो काफी कॉन्फिडेंट में आ जाता है, इसलिए वो लैन से कहता है कि चलो उतरो यहाँ से, इनका बैंड बजाते हैं। बहुत भाग लिया, पर लैन को लग रहा था कि ये आइडिया बकवास है। वो कहती है कि तुमने अच्छे से सोच लिया ना, ये लोग इंटरनल स्ट्रेंथ की पीक के मास्टर्स हैं, इनके साथ फाइट करेंगे तो
पूरे फंसेंगे। पर जाओ जिन ज्यादा दिमाग नहीं लगाता, बल्कि उसे कमर से पकड़ता है और गाड़ी से जंप लगा देता है। उनके साथ साथ वो पिगी भी कूद पड़ा था, जिससे ये दोनों गुंडे अपने कार से कुचलने ही वाले थे कि हमारा हीरो लैन और उस पिगी दोनों को बचा लेता है। कार से बाहर निकलते ही मोदैन ने अपनी ब्लेड से उस पर हमला करना शुरू कर दिया था और दूसरी तरफ बुचर के ऊपर हमला कर देती है हमारी लैन, जो कि अपने वेपन के साथ उसे काफी बुरी तरीके से पीट रही थी। मोदैन को दिखाते हैं वो हमारे हीरो के साथ दो हाथ कर रही थी। उसकी मार्शल आर्ट काफी अमेजिंग थी, साथ ही उसके ब्लेड मूव्स बहुत ज्यादा ऑसम। थोड़ी देर के लिए उसने जाओ जिन को घायल कर ही दिया था, पर मौका रहते ही वो अपने वेपन का यूज करता है जो कि उसके माइंड से कंट्रोल हो रहा था। वो आगे बढ़ते ही एक ही स्लैश में मोदैन का खेल हमेशा के लिए खत्म कर देता है। उसकी ऐसी हालत देखने के बाद तो बुचर को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वैसे यहाँ बीच बीच में पिगी भी अपने स्पिरिचुअल स्किल्स शो कर रहा था, जिसे देखकर इन्हें समझ नहीं आता कि ये कौन सा क्रिएचर है और ये स्पिरिचुअल पावर कैसे यूज कर पा रहा है। मोदैन की मौत से हमारा बुचर डिस्ट्रैक्ट हो गया था और इसी मौके का फायदा उठाते ही लैन उस पर एक जबरदस्त हमला कर देती है। पर उस बंदे के पास गोल्डन बॉडी थी जिसे वो एक्टिवेट कर चुका था और लैन का अटैक उस पर ज्यादा असर नहीं करता। वो तो अपनी डेडली फॉर्म को एक्टिवेट करते हुए सीधा जाओजन पर हमला बोल चुका था। जाओजन ने भी अपने वेपन को उसकी तरफ थ्रो कर दिया, जो कि घूम घूम कर आकर उस पर अटैक किए जा रहा था। यहाँ पर हमें जाओजन के इस सीजर वेपन के बारे में एक और खास चीज पता लगती है कि वो दो हिस्सों में अलग होकर नाइफ में कन्वर्ट हो सकता है। तो यहाँ पर जाओजन अपने वेपन को कन्वर्ट करने के बाद लैन से रास्ते से हटने को कहता है और फिर अपने माइंड से कंट्रोल करते हुए उन दोनों वेपन्स को एक साथ उसके ऊपर थ्रो कर चुका था। उस अटैक से बचने के लिए ये बंदा एक बैरियर क्रिएट कर देता है, पर ज्यादा देर तक उसे होल्ड नहीं कर पाता क्योंकि इन वेपन्स ने उसके बैरियर को तोड़ते हुए अपने ड्रैगन फॉर्म में आकर उसकी हड्डी पसली एक कर दी थी और देखते ही देखते उसका खेल खत्म हो जाता है और उसके वेपन फिर से अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आते हुए काफी कूल तरीके से जाओजन के पास वापस आ जाते हैं। लैन तो उसके इस ऑसम वेपन को देखने के बाद पूछ रही थी कि आखिर ये कौन सा वेपन है। हमारे जाओजन ने इसका नाम ड्रैगन स्पिरिचुअल सीजर रखा था। तभी हीरो अलायंस ग्रुप में से आवाज आती है कि देखो तुम दोनों का मिशन कैंसिल हो गया, तो अब तुम लोगों को कोई पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। इस न्यूज को सुनकर तो हमारी लैन टूट जाती है क्योंकि ये सारा तामझाम करने के बाद भी उसे एक फूटी कौड़ी नहीं मिली। वहीं दूसरी तरफ हेवनली कोर्ट की तरफ से जाओजन के पास नोटिफिकेशन आती है जिसमें यूकिन बता रही थी कि तुमने एक गुंडे को मारा और एक चोरी होने से बचाई, जिसके लिए तुम्हें 500 मेरिट पॉइंट्स मिलेंगे। वो बंदा तो खुश हो जाता है, लेकिन जब उसकी नजर लैन पे पड़ती है जो कि बहुत ज्यादा निराश और उसे गुस्से में घूर रही थी क्योंकि ये सारा मिशन उसकी वजह से चौपट हुआ, तो वो तो उसकी पिटाई लगा देती है कि तेरी वजह से मिशन फेल हो गया और सारे पैसे पानी में चले गए। बेचारा कुछ नहीं कह पाता, चुपचाप पिटाई खा लेता है। नेक्स्ट सीन में उसे हेवनली कोर्ट में दिखाते हैं जहाँ वो अपने साथ उसे स्पिरिचुअल पिग को भी ले गया था। वो कहता है कि सबसे पहले तो इसे अपने पास रख लो, जिसपे यूकिन कहती है कि 200 पॉइंट्स लगेंगे। अब वैसे बेचारा नहीं देना चाहता था, लेकिन वो नहीं चाहता था कि ये पिग नॉर्मल पिग की तरह यूज हो, इस वजह से वो देने को तैयार हो जाता है। अब जो जेट पल उसने रात को बचाया था वो उसे यूकिन को दिखाते हुए कहता है कि क्या तुम इसे जानती हो। वो कहती है कि इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन देख के लग रहा है कि काफी खास चीज है। एक काम करो, इसे अपने पास रखो, क्या पता फ्यूचर में तुम्हारे लिए यूजफुल साबित हो जाए। उनके बातों के बीच में उन्हें एक सेलेस्टियल क्रेन की आवाज आती है। पता चलता है कि वहाँ पर तो उनसे मिलने के लिए एक मॉडल आया है, जिसे देखकर यूकिन उसे ग्रीट करते हुए कहती है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपका स्वागत नहीं कर पाई। इस मॉडल का नाम सिल्वर स्पिरिट बॉय था, जो कि यूकिन को एटीट्यूड दिखाता हुआ सीधा जाओजन के पास पहुंच जाता है, ये कहते हुए कि तुम ही हो ना वो न्यू एडमिनिस्ट्रेटर। जहाँ ये देखने के बाद कि ये बंदा उसके सामने आ गया है, वो भी उसे ग्रीट करते हुए कहता है कि हाँ मैं ही हूँ। यूकिन को लग रहा था कि ये बंदा नाराज ना हो जाए, इसलिए वो कहती है कि इसे माफ कर दीजिए। ये यहाँ पर न्यू ज्वाइन हुआ है ना, इस वजह से इसे नहीं पता कि बड़ों के साथ किस तरीके से बिहेव करते हैं। I mean, आते ही इसने इस स्पिरिट बॉय को ग्रीट नहीं किया ना, इस वजह से वो सिल्वर स्पिरिट बॉय तो उसे गुस्से में घूर रहा था। जाओजन को समझ नहीं आता कि इस तरीके से क्यों घूर रहा है, तो वही अपनी नजरें नीचे कर लेता है। थोड़ी देर में दिखाते हैं कि वो तो जाओजन के पैरों में गिर के रो रहा है, ये कहते हुए कि लॉर्ड जाओजन मुझे आपकी हेल्प चाहिए। आपने यांग जियान की हेल्प की थी ना, उसकी फोटो को इतना अच्छा बनाकर उसे पोस्ट करने के लिए दिया था ना, मेरे बचपन का प्यार वो मुझे भूल गई। उस फोटो को देखने के बाद उसने मुझे धुतकार दिया। अब आप भी मेरी जान बचा सकते हैं, मेरे प्यार को बचा सकते हैं, प्लीज मुझे भी हैंडसम बना दीजिए। ये बोलकर वो उसके पाँव पकड़ के गिड़गिड़ा रहा था और ये देखने के बाद यूकिन भी लाइक अच्छा तो इस बच्चे के आने का ये रीजन है। वही जाओजन को भी नहीं पता था कि उसे ये ट्रीटमेंट मिलेगी। नेक्स्ट सीन में वो लैंग से बातें कर रहा था, जहाँ वो उसे बता रही थी कि उन्हें इन्वेस्टिगेशन करनी है एक खास चीज के बारे में। जाओजन के पूछने पर वो बताती है कि क्या तुमने नहीं सुना एक ऐसे कैट के बारे में जो कि लोगों को इंजर्ड कर रही है, हमें पता लगाना है कि इसके पीछे की वजह क्या है। लैन आगे डिटेल्स दे पाती उससे पहले ही हमारे हीरो के दरवाजे पे कोई नॉक करता है और पता लगता है कि ये तो उसकी सिस्टर लियू यान है, जिसे अचानक से अपने घर पे देखने के बाद वो हैरान था और पूछ रहा था कि आप यहाँ पर क्या करने आई हैं। वो कहती है कि मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ है ना। वो तो डर जाता है कि कहीं ने पता तो नहीं लग गया कि मैं कॉलेज से ड्रॉप आउट हो गया हूँ, पर सामने से तो वो उसे दिल टूटने पर लेक्चर दे रही थी कि देखो दिल टूटना बहुत छोटी सी बात है, तुम्हें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना होगा। ऐसी छोटी छोटी चीजों को लेकर अगर बैठे रहोगे तो फिर इतनी बड़ी जिंदगी कैसे गुजारोगे। हीरो को समझ नहीं
आता हमारे कि इसको कैसे लगा कि मेरा दिल टूट गया। वो तो कहती है कि इतने दिनों से अपना दरवाजा बंद करके बैठे हो, सारा दिन अपने रूम में गुजारते हो, आखिर तुम्हारा दिल नहीं टूटा तो फिर क्यों ये सारी हरकतें कर रहे हो। अब अपनी बहन के इस सवाल पर वो क्या ही कहता, सोच लेता है कि बता देता हूँ दिल टूट गया है, वरना क्या जवाब देता रहूंगा इतने सस्पिशियस बिहेवियर का। तो अपने एक्टिंग मोड में आते हुए कह रहा था कि मैंने इतना छुपाने की कोशिश की फिर भी आपको पता लग गया। तो उसकी बहन कहती है कि मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे छुपा सकते हो, ऑब्वियसली मुझे पता लग गया। हमारा हीरो तो एक्टिंग का बादशाह निकला। वो तो कहता है कि उस लड़की ने मेरा दिल 3 बार तोड़ा, मैंने पूरी रात उसका इंतजार किया, मैंने 2 कॉल से टिकट बुक किए, मैंने उसके लिए रेस्टोरेंट बुक किया, लेकिन फिर भी वो किसी और के साथ चली गई। उसकी इस दुखद स्टोरी को सुनने के बाद उसकी बहन का दिल पसीज जाता है। वो कहती है कि ठीक है, अगर तुम इतनी उदास हो तो मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें किसी से मिलवाती हूँ। ये बोलने के बाद वो उसकी कोई और बात नहीं सुनती, बल्कि हाथ पकड़कर उसे खींचकर अपने साथ ले जाती है। दिखाते हैं कि उसकी बहन उसे और कहीं नहीं बल्कि अपनी एक फ्रेंड के पास लेके गई थी जो सिंगल थी। वो उन दोनों की मैच मेकिंग कराने आई थी, जहाँ दोनों ही एक दूसरे को देखकर काफी खामोश थे। लियो यान ने तो अपने भाई को सेट कराने के लिए पूरी सेटिंग करके रखी हुई थी। वो उन दोनों को एक साथ बाहर भेजने के लिए कॉन्सर्ट की टिकट भी लेकर आती है। पर इससे पहले की बात आगे बढ़ पाती, वहाँ पर लोन शार्क के लोग आ जाते हैं, गुंडे, जो कि उस लड़की को जिसका नाम जुए था उसे धमकाते हुए कहते हैं कि तुमने जो मुझसे 20,000 रूपए लिए थे ना, उस बात को 3 महीने हो गए हैं। मैं तुम्हें 3 बार बोल चुका हूँ कि मुझे पैसे वापस कर दो, लेकिन तुम हो कि मान ही नहीं रही और ना ही मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर रही हो। तो अब वो 20,000 रूपए 1 लाख युआन में ट्रांसफर हो गए हैं, तो अब तुम 1 लाख दोगी। वो लड़की ये बात सुनकर डर जाती है। वही लियो यान को पूरा मैटर पता नहीं था, तो वो अपनी फ्रेंड जुए से इस बारे में बात करना चाहती थी, पर ये बंदा उसे वो भी नहीं करने देने वाला था। इसलिए वो जुए की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है कि सॉरी सिस्टर, अपनी दोस्त से बाद में मिलना, क्योंकि 3 दिन के लिए ये मेरे साथ जा रही है। अगर तुम्हें इसे सही सलामत देखना है तो इसके पैसे तुम चुका देना, बदले में मैं इसे तुम्हें वापस कर दूंगा। ये बोलने के बाद वो जैसे ही जुए को पकड़ने जाता, उससे पहले जाओजिन उसके हाथ को इतनी जोर से मरोड़ता है ना, बेचारा दर्द के मारे कराहने लगा था। उसे घुटनों पर बिठाने के बाद जाओजिन भी लाइक, सिस्टर मुझे थोड़ी देर इससे बात करनी है, मैं बात करके आता हूँ। और फिर वो बिना उन दोनों लड़कियों की कोई और बात सुने उन सारे गुंडों को घसीटते हुए बाहर ले जाता है, जहाँ अभी भी वो बंदा दर्द से तड़प रहा था। दिखाते हैं कि वो तो पूरी प्लानिंग के साथ आता है, अपने अल्टर बंडल को साथ लेकर। वो सभी लोग प्लान कर रहे थे कि वो जाओजिन की हड्डी बस्ती तोड़ देंगे, पर यहाँ जाओजिन ही उन्हें ऐसे मुक्के लात बरसाता है कि बेचारे ढेर हो जाते हैं। वही उस गुंडे को दिखा रहे थे जो कि जुए को धमकी दे रहा था, उसकी तो हमारे हीरो ने इतनी हालत खस्ता कर दी थी कि पिटाई खाने के बाद वो थोड़ी देर में लाइन पर आ जाता है। उसकी अच्छी खासी धुलाई लगाने के बाद जाओजिन उससे पूछा था कि ये बताओ जुए का कितना कर्जा बचा हुआ है इसके सर पे तुम्हारा। वो तो डरते डरते बता रहा था कि 1 लाख युआन। यहाँ जाओजिन इतने चौड़ में कहता है कि अच्छा 1 लाख युआन, ऐसा लग रहा था जैसे चुकाएगा, पर वो तो उसके पास अपनी उंगलियां चटकाते हुए कह रहा था कि मैंने ये जो तुम्हारे दोस्तों के ऊपर पिटाइयां की है, मैंने पहले वाले बंदे को गेट से पीटा जिसकी लकड़ी चंदन की थी, तुम जानते हो ना कितनी महंगी आती है, तो आधे पैसे उसके कट गए। दूसरे वाले बंदे के ऊपर मैंने डंडे का इस्तेमाल किया, जानते हो वो कितना महंगा डंडा था, इसलिए 30,000 रूपए उसके कट गए। ऐसे बोल बोल कर सारे पैसे कटवा देता है और लास्ट में कहता है कि 18,000 रूपए बचे, वो तुम लोगों की फीस पे जाएंगे ना। वो बंदा कंफ्यूज था, कौन सी फीस? ये कहता है कि अरे हॉस्पिटल के खर्चे भी तो चुकाने हैं ना, मैं इतना बुरा लड़का थोड़ी हूँ। तो इसका मतलब ये है कि मैंने तुम्हारे सारे पैसे चुका दिए, अब जुए को तुम्हें 1 रुपए भी नहीं देना, इसलिए दफा हो जाओ यहाँ से। बेचारा ऐसे हिसाब किताब के बाद वहाँ 1 मिनट और नहीं रुकता, बल्कि वहाँ से फटाफट गायब हो जाता है। दूसरी तरफ जाओजिन वापस आता है तो ये दोनों ही लड़कियां काफी ज्यादा परेशान नजर आ रही थी। वो तो उससे पूछती है कि तुमने बात करके मामला सुलझा दिया ना। जाओजिन कहता है कि हाँ, अब वो पैसों को लेकर तुम्हें और परेशान नहीं करेंगे। वैसे एक बात बताओ, वो जो पैसे तुमने लोन शार्क से लिए थे उसकी वजह क्या थी? जुए बताती है कि पता नहीं कैसे अचानक से उसका भाई काफी ज्यादा बीमार हो गया। काफी ज्यादा टेस्ट कराने के बावजूद भी डॉक्टर्स को पता नहीं लग रहा है कि आखिर उसकी बॉडी में किस तरह की बीमारी हुई है, और ये सारे पैसे जो उसने लोन शार्क से लिए थे वो उसके भाई के टेस्ट में ही चले गए। जाओजिन और ज्यादा सवाल करता कि तभी वो नोटिस करता है कि कोई उनकी बातों को सुन रहा है, और फिर देखते ही देखते उसका भाई हाओ उन लोगों के सामने आ गया था जो कि किसी मॉन्स्टर की तरह बिहेव कर रहा था, और वो बाहर निकलते ही रूम से सीधा जाओजिन पर हमला कर देता है, जिसे जाओजिन ने ओवरपावर करके बेहोश कर दिया था। अपने भाई की ऐसी हालत पर जुए को काफी बुरा लग रहा था, पर जाओजिन हाओ को देखते ही समझ आता है कि इसकी बॉडी पे किसी तरीके का पॉइजन का इफेक्ट है, जिसका क्योर ढूंढने के लिए वो फटाफट पहुंच जाता है हेवनली कोर्ट में। वहाँ जाके वो यूकिन को सारा माजरा बताकर वहाँ पर हर्ब ढूंढने लग जाता है, जिसे ढूंढते ढूंढते जनाब को पता लगता है कि ये हर्ब तो ऑलरेडी वहाँ से गायब हो चुका है, और इसे गायब करने के पीछे और किसी का नहीं बल्कि उसी पिगी का हाथ है, जिसने बड़े चाव से उसको अपना खाना समझकर खा लिया। जाओजिन को तो उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो उसे नीचे क्लिफ से गिराने की धमकी देते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता कैसे बाहर निकालोगे, लेकिन मुझे वो हर्ब्स अभी के अभी चाहिए। और पिगी के पास पहला रास्ता तो नहीं था उसे निकालने के लिए, तो वो दूसरा रास्ता चूज करता है। और फिर थोड़ी देर के बाद हम जाओजिन को एक मेडिसिन के साथ उन दोनों लड़कियों के सामने देखते हैं, जिन्हें की काफी स्मेल आ रही थी। जाओजिन कहता है कि हाँ, ये मेडिसिन थोड़ा ज्यादा स्मेली है, लेकिन ये तुम्हारे भाई के लिए बहुत काम की चीज है। तो वो नाक बंद करते हुए फटाफट उसे
हाउ को खिला देता है। बेचारा इस मेडिसिन के अंदर जाते ही थोड़ी देर तक तड़प रहा था और फिर कोई रिस्पॉन्स करना ही बंद कर देता है। जुए तो काफी ज्यादा डर गई थी, उसे लग रहा था कि कहीं उसने अपने भाई को खो तो नहीं दिया। लेकिन फिर थोड़ी ही देर में उसके भाई की बॉडी से सारा टॉक्सिन बाहर चला जाता है और देखते ही देखते वो होश में आ गया था। जुए तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो जाओजिन का शुक्र अदा कैसे करे। तभी लियोन कहती है कि इसमें थैंक यू बोलने की क्या जरूरत है, तुम इसके साथ डेट पे चली जाओ ना। तभी पीछे से हाउ बोल पड़ता है कि मेरे मुंह से ये गंदी बदबू क्या आ रही है। बात बदलने के लिए जाओजिन उससे पूछ रहा था कि एक बात बताओ, लास्ट जब तुम्हारे साथ ये हादसा हुआ उससे पहले तुम कहाँ गए थे। हाउ बताता है कि कहीं नहीं, वो तो बस अपने घर वापस आ रहा था यूनिवर्सिटी से। तभी एक बिल्ली ने उस पर हमला कर दिया, जिसके बाद का लेकर अब तक उसे कुछ भी याद नहीं। बिल्ली के हमले वाली बात सुनकर जाओजिन को लैन की बात याद आती है। वही नेक्स्ट सीन में हम एक मिस्टीरियस से बंदे को देखते हैं जो कि बॉस से जुड़ा हुआ था और उसे उसके मरने की खबर भी पता लग जाती है। दिखाते हैं कि वो अपनी बिल्लियों से बाकी लोगों पर भी हमला करवा रहा है। वो अपने पास मौजूद इन पालतू बिल्लियों को एक अजीब तरीके का लिक्विड पिला रहा था, जिससे बिल्लियां खतरनाक बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हो रही थी। पता चलता है कि इस बंदे को हमारे जाओजिन के वो जेट पर्ल चुराने के बारे में खबर मिल चुकी है और अब शायद ये हमारे जाओजिन के पीछे पड़ने वाला है। नेक्स्ट सीन में हमें यूकिन को दिखाते हैं जो कि एक एंशिएंट स्क्रॉल को पढ़ते हुए हमारे जाओजिन को काफी सारे मार्शल आर्ट और ट्रेजर्स के बारे में बता रही थी। पर वो कहता है कि मैडम आप बाद में सिखा लेना, लेकिन फिलहाल मुझे एक अच्छा सा ट्रेजर ढूंढ के दो। काफी वक्त से मेरे साथ बहुत ज्यादा बुरा हो रहा है और मैं नहीं चाहता कि आगे मेरे साथ और बैड लक हो, तो मुझे कोई ऐसा ट्रेजर चाहिए जो कि मुझे स्ट्रेंथ दे और मेरे लिए गुड लक लेकर आए। ये कहते हुए वो ट्रेजर्स के बीच में छानबीन किए जा रहा था। तभी उसकी नजर एक छोटे से विंड बॉल पर पड़ती है। वो उसे हासिल कर पाता उससे पहले ही यूकिन उसे छीनते हुए बता रही थी कि ये तो एकदम यूजलेस चीज है, इसका नाम विंड फिक्सिंग पर्ल है। ये बोलने के बाद वो उसे थ्रो कर चुकी थी, पर हमारे जाओजिन को यही चाहिए था। वो कहता है कि अगर ये तुम्हारे लिए बेकार है तो क्यों ना मैं इसे 100 मेरिट पॉइंट्स में खरीद लूं। अब यूकिन को ये काफी ज्यादा फायदे का सौदा लग रहा था क्योंकि ये चीज उसके लिए कचरा है, तो वो उसे 100 मेरिट पॉइंट्स में देने के लिए मान जाती है। इसके बाद दूसरी तरफ हमें कॉन्सर्ट का सीन दिखाते हैं। ये कॉन्सर्ट और किसी का नहीं बल्कि जुए का था, जहाँ एंटर होने के बाद हमारे जाओजिन को यकीन नहीं होता कि जुए इतनी ज्यादा फेमस लड़की है। वही उसकी बहन ने उसे जो जुए की कॉन्सर्ट टिकट दी थी उसे वो अपने साथ अपने दोस्त को लेकर आया था। जुई अपने दोस्त का हाथ पकड़ते हुए कह रहा था कि मुझे नहीं पता था जाओजिन तुम मेरे बारे में इतना सोचते हो, मेरा ये फर्स्ट टाइम है जब किसी ने मुझे कॉन्सर्ट पर अपने साथ बुलाया हो। मैं ये बात हमेशा याद रखूंगा, तुम जैसा दोस्त हर किसी को मिलना चाहिए। अपने चिपकते हुए दोस्त से दूरी बनाने के बाद जाओजिन लैन की कॉल पिक करता है जो कि एक अबैंडन फैक्ट्री में गई थी अपने नए मिशन को कंप्लीट करने के लिए। और ये मिशन और कोई सा नहीं बल्कि उन्हीं कैट अटैक्स के बारे में था। वो पता लगाती है कि एक बंदा स्ट्रे कैट्स को इकट्ठा करके उन्हें कैट फूड खिला रहा है, क्योंकि उस अबैंडन फैक्ट्री में उसे काफी सारे कैट फूड्स नजर आए। तो आगे की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वो जाओजिन को अपने पास बुला रही थी, वो भी जल्द से जल्द। जाओजिन को समझ नहीं आ रहा था कि अभी सेरेमनी स्टार्ट हुई है, वो इतनी जल्दी कैसे जाए, तो वो बहाना लगा देता है कि मैं आधे घंटे में उधर हाजिर हो जाऊंगा। वो तो जोर जोर से हॉर्न बजाते हुए जाओजिन से कहती है कि अगर नहीं आए ना तो इसी हॉर्न की तरह तुम्हें बजा दूंगी। वो बेचारा डर जाता है और उसे समझ आता है कि जल्द से जल्द इस सेरेमनी को देखने के बाद उसे यहाँ से निकलना होगा। तभी अनाउंसमेंट होती है कि 3 जनरेशन मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन की होस्ट यहाँ पर आ चुकी है। एम्बेसडर खुद इसे देखने आए हैं और फिर जैसे ही जोए वहाँ से स्टेज से बाहर आती है अनाउंसमेंट करने के लिए, तभी उसे अपने पास एक बिल्ली नजर आती है। उसे समझ नहीं आता कि अचानक से ये कैट उसके पास क्यों आई है, जिसकी आंखें काफी डरावनी लग रही थी। उस कैट को देखकर ही ये बंदी काफी ज्यादा डर जाती है। इसे प्रोटेक्ट करने के लिए इसके गार्ड सामने आ जाते हैं और जाओजिन जो कि लैन की धमकी सुनने के बाद वहाँ से निकल ही रहा था, वो भी ये चीख सुनकर स्टेडियम में वापस आ जाता है, जिसे काफी सारी पोजेस कैट्स नजर आती है जो की गार्ड्स पर हमला कर रही थी। और उन्हें कंट्रोल करने वाला ये मास्टरमाइंड अपनी वाइन एंजॉय करते हुए कह रहा था कि जितना फ्रेश मीट और ब्लड ये लोग टेस्ट करेंगे उतना ही खतरनाक होते जाएंगे और ये उसके लिए ही अच्छा है कि वो सबके दिलों में खौफ पैदा करना चाहता है। पता चलता है कि ये बंदा शैडो ऑर्गेनाइजेशन से है और इसका नाम ग्रेट डिफर है, जो कि अपने कैट्स को हमला करने का ऑर्डर देता है। और देखने को मिलता है कि यहाँ एक नहीं बल्कि लाखों की संख्या में कैट्स मौजूद है, जिसे इस बंदे ने अपना कैट फूड खिलाकर मॉन्स्टर में कन्वर्ट कर दिया है। और वो धीरे धीरे वहाँ पर मौजूद गार्ड्स पर हमला करके उनका खून बहाना शुरू कर देते हैं। जब काफी सारे गार्ड्स की जान चली जाती है तो यहाँ ऑडियंस में अफरा तफरी मच चुकी थी, क्योंकि वो सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए स्टेडियम से बाहर भागने लग गए थे। दिखाते हैं कि इन मॉन्स्टर कैट्स पर गोलियों का भी कोई असर नहीं हो रहा था, पर वो गार्ड्स एक एक करके सफा चट होते जा रहे थे। इन कैट्स को देखने के बाद जाओजिन को लैन की हालत याद आती है और तभी उसे बैनर पर लगे हुए उस कैट फूड का नाम दिखता है। तो वो सारी कड़ियों को जोड़कर समझ आता है कि जो कैट्स लोगों पर हमला कर रही है वो यही सारी है। इधर उधर चारों तरफ का माहौल देखने के बाद ज़ोयू को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो यहाँ पर जाओजिन उसे प्रोटेक्ट करने के लिए अपने
अपने पास मौजूद पर्ल उसे हैंड ओवर करके यहाँ से निकलने को कह देता है और खुद वो ज़ोए को बचाने के लिए कूद पड़ा था। दूसरी तरफ ज़ोए को दिखाते हैं जो आसपास हो रही तबाही को देखने के बाद वहाँ से फटाफट 9 तो 11 हो चुका था। यहाँ पर वो कैट्स एक एक करके गार्ड्स को निपटाने के बाद धीरे धीरे ज़ोए पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, पर उनके अटैक करने से पहले ही वहाँ पर ज़ाओ जुन की एंट्री हो जाती है, जिसने हीरो एंड ग्रुप्स का गेटअप धारण कर लिया था और अपने डिवाइन सीजर की हेल्प से उसने 2 कैट्स को निपटा भी दिया था। सभी कैट्स का ध्यान अपनी तरफ खींचने के बाद ज़ाओ जुन एक गार्ड को ज़ोए को बचाकर वहाँ से ले जाने को कहता है। वो गार्ड ऐसा ही करता है। उनके जाने के बाद ज़ाओ जुन अकेले इन कैट्स से भिड़ने वाला था। दिखाते हैं कि इस मास्कमैन की नजर भी उस पर पड़ चुकी है, जो कि वहाँ पर मौजूद सभी कैट्स को ज़ाओ जुन पर हमला करने को ऑर्डर देता है, जिन्होंने चारों तरफ से ज़ाओ जुन को घेर लिया था। एक साथ उन बिल्लियों के हमले को जैसे तैसे रोकते हुए हमारा ज़ाओ जुन समझ आता है कि वो ज्यादा देर तक इन्हें नहीं संभाल पाएगा। दूसरी तरफ हमें ज़ोयू को दिखाते हैं जो कि भागते भागते कैट्स के हत्थे चढ़ चुका था। स्टेडियम के बाहर निकलने के रास्ते में उसे और भी ज्यादा कैट्स नजर आ जाती हैं, जो कि उसे चारों तरफ से घेर लेती हैं। यहाँ पर ज़ोयू को कुछ समझ नहीं आता तो वो उसी विंड फिक्स पर्ल का यूज करने लग जाता है, जिसका कोई खास असर दिख नहीं रहा था और ये सारी कैट्स उस पर हमला बोल चुकी थी। वही अपने सभी कैट्स का हमला ज़ाओ जुन की तरफ मोड़ने के बाद इस बंदे को काफी मजा आ रहा था। यहाँ फाइट करते करते ज़ाओ जुन उन कैट्स के हमलों से घायल भी हो जाता है, क्योंकि वो उसकी बॉडी पर जगह जगह पर स्क्रैच मार देती हैं और हमला करने के बाद अंधेरे में छुप जाती हैं। ज़ाओ जुन समझ जाता है कि ये अंधेरा इनकी ताकत है। दूसरी तरफ ज़ाओ जुन को उस बंदे की भी आवाज आ गई थी जो कि इन कैट्स को कंट्रोल कर रहा था, क्योंकि वो साफ साफ उसे ज़ाओ जुन को मारने को कह रहा था। फिर क्या था, ऑर्डर मिलने के बाद ये सारी की सारी कैट्स एक साथ उस पर कूद पड़ती हैं। ज़ाओ जुन को भी लग रहा था कि अब उसका खेल खत्म है, क्योंकि उसके वेपन से ये लोग मर नहीं रहे थे। पर इससे पहले कि ये कैट्स उसे कुछ भी कर पाती, एक जबरदस्त स्लैश उन कैट्स पर थ्रो हो जाता है, जिससे वो एक ही बार में काफी बुरी तरीके से घायल हो जाती हैं। जो भी बंदा था उसने आधे ही अपनी एनर्जी जबरदस्त रिलीज कर दी थी। उसके एनर्जी प्रेशर की वजह से ही काफी सारे कैट्स इधर उधर बिखर जाते हैं। पता चलता है कि ये पावरफुल सा बंदा और कोई नहीं बल्कि ज़ाओ जुन का दोस्त ज़ोयू है। उसकी ऐसी पावर ट्रांसफॉर्मेशन देखने के बाद तो ज़ाओ जुन भी हैरान था और ज़ोयू कहता है कि ब्रो क्या चीज पकड़ाई तूने, मेरी पावर तो 4 गुनी बढ़ गई और अब ये हीरो तुझे बचाने वाला है। मतलब ज़ाओ जुन ने उसे वो जो विंड फिक्सिंग पर्ल लिया था उसका कमाल है ये। उसके वहां आते ही हमें फ्लैशबैक से पता लगता है कि ज़ोयू ने असल में उस विंड बॉल को ऊपर उठाया था, तो उसकी एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है और धीरे धीरे उसकी बॉडी के अंदर एंटर हो जाती है और हमारा कमजोर सा ज़ोयू अपनी पावर को एक्टिवेट करके अपने स्पिरिचुअल फॉर्म में आ जाता है और कमाल का लगता है। पावर मिलने के बाद उसने वहाँ की बिल्लियों को निपटा दिया था और अब वो यहाँ पर अपने दोस्त की जान बचाने के लिए पहुंच जाता है। अपने दोस्त को इस तरीके से पावर यूज करता देखकर हमारे हीरो को गुस्सा आता है। वो कहता है कि पागल लड़के, मैंने वो विंड बॉल तुम्हें संभालने के लिए दी थी और तुमने उसकी पावर को यूज कर लिया। पर ज़ोयू तो ज़ाओ जुन को ही एटीट्यूड दिखाते हुए कहता है कि ब्रो अब मैं वो नहीं हूँ जिसके साथ तुम फालतू बकवास कर सकते हो, इसलिए सोच समझ के बात करो, मेरी पावर अब तुमसे भी ज्यादा अच्छी हो गई है। ये बोलने के बाद अपनी पावर का फ्लेक्स करने लग गया था। दूसरी तरफ ग्रेट रिवर को दिखाते हैं जो कि इन सारे मामलों से बेखबर था। उसे तो अभी भी लग रहा था कि उसकी बिल्लियां हमारे हीरो का खेल खत्म कर देंगी। तभी उसका एक सर्वेंट आकर उसे वहाँ से चलने को कहता है अर्जेंसी में किसी काम के सिलसिले में। बेचारा काफी अफसोस कर रहा था कि वो ज़ाओ जुन की मौत को अपनी आंखों से विटनेस नहीं कर पाएगा, पर वो अपने साथी को कहता है कि इस खेल को इंटरेस्टिंग करने के लिए मेरे तुर्क का इक्का पेश करो, जो कि ऐसा ही करने वाला था। वहीं दूसरी तरफ ज़ाओ जुन को दिखाते हैं वो भी अपने वेपन के साथ फुल फॉर्म में आते हुए ज़ोयू से कहता है कि क्यों ना हम दोनों पेयर बनाकर फाइट करें, इससे हमारे लिए इन लोगों से निपटना इजी हो जाएगा और हम चुपचाप यहाँ से स्किप कर जाएंगे। तो दोनों ही भाई अपनी पूरी पावर का यूज करने के बाद एक एक करके उन बिल्लियों को निपटाना शुरू कर देते हैं। जहाँ पहले वाला तो सिर्फ एक ही स्लैश लगाकर उनको रास्ते से हटाते जा रहा था और दूसरे वाला अपने डिवाइन सीजर का यूज करके उन सारी बिल्लियों को खत्म करता जा रहा था। उन दोनों ने ही एक साथ पेयर करके काफी अच्छा काम किया। फाइट करते करते रास्ता क्लियर होने के बाद वो दोनों ही एक साथ एग्जिट डोर की तरफ भागते हैं, लेकिन पीछे से ये बिल्लियां थी कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इन लोगों ने भी उनके पीछे दौड़ना शुरू कर दिया था, जहाँ वो सभी लोग एक साथ मिलकर इन पर झपटने वाले थे कि तभी उन लोगों का रास्ता रोकने के लिए सामने से भी काफी सारी बिल्लियां पहुंच जाती हैं। ये दोनों फिर से फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन उससे पहले ही उन्हें वहाँ पर एक और जायंट बिल्ली नजर आती है, जिसने अपने पंजों और पूंछों का यूज करके आधी बिल्लियों को निपटा दिया था और आधी बिल्लियों को खा गई थी। उस जायंट कैट की 3 आंखें थी और वो इन सारी बिल्लियों से काफी ज्यादा बड़ी और खतरनाक दिख रही थी। उस बिल्ली को देखने के बाद तो बाकी सारी छोटी बिल्लियां वहाँ से दुम दबाकर भाग जाती है। वह इस जायंट बिल्ली को देखने के बाद ज़ोयू भी लाइक ये बिल्ली है या डायनासोर और ऊपर से बिल्लियों को ही खा रही है। वो दोनों खुद को संभाल लेते हैं, वरना तो ये बिल्ली उन्हें भी नाश्ता बनाने वाली थी। इसी के साथ शिफ्ट होता है, हमें बिल्डिंग के बाहर G1 टीम के मेंबर्स को दिखाते हैं जो कि सेफ्टी के लिए यहाँ पर आए थे। हमें पता लगता है कि गेट डिवर और किसी रीजन से नहीं बल्कि इनके आने की खबर सुन के यहाँ से 9 तो 11 हुआ है, वरना वो लोग इसे पकड़ कर ले जाते। ये लोग अंदर जाने की तैयारी करने
करने लगते हैं। उससे पहले ही वहाँ पर लैन पहुँच जाती है जो कि इन लोगों को समझा रही थी कि अंदर खतरा है और अंदर उन्हें नहीं जाना चाहिए। उसका एक टीममेट भी अंदर फंसा हुआ है। G1 टीम के लोग डिसाइड करते हैं कि वो अंदर बॉम्ब फेंक कर ब्लास्ट कर देंगे, जिससे इस बिल्डिंग के साथ साथ वो सारे मॉन्स्टर भी खत्म हो जाएंगे। पर लैन का कहना था कि वो अपने टीममेट को बचाना चाहती है, इसलिए वो अंदर जाकर फटाफट उसे बचाकर बाहर ले आएगी। पर इस बंदे का कहना था कि तुम्हारे पार्टनर की वजह से मैं पूरे शहर के लोगों की जान खतरे में नहीं डाल सकता, इसलिए अफसोस की बात है, लेकिन तुम्हारे दोस्त को भी मरना होगा। लैन रिक्वेस्ट करने लग जाती है कि बस उसे अंदर जाने दो, बाकी वो उसे बचाकर बाहर ले आएगी। पर ये लोग ये भी नहीं चाह रहे थे, बल्कि ये मना तो गार्ड्स बुलवाकर उसे वहाँ से खींचकर बाहर ले जाता है और फिर अपने साथियों को ऑर्डर देता है जो कि बिल्डिंग के चारों कोनों पे बैठकर उसका इंतजार कर रहे थे। उसका ऑर्डर मिलने के बाद वो लोग वहाँ पर मैजिक सर्कल क्रिएट कर देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर एक स्पिरिचुअल बैरियर क्रिएट हो जाता है और इस बैरियर की हेल्प से कोई भी बीस्ट बाहर नहीं आ पाएगा। ये बैरियर काफी ज्यादा पावरफुल था, यानी कि उस बड़े से कैट के लिए भी इससे बाहर निकल पाना मुश्किल था। जैसे कि दूसरी तरफ हमें जाओ जिन और जुयू को दिखाते हैं। वो दोनों फाइट करते करते बिल्डिंग से बाहर आ चुके थे और अब तक उन दोनों को ही फाइट करते हुए ये पता लग जाता है कि वो दोनों मिलकर भी इस जायंट कैट को नहीं हरा सकते, लेकिन फिर भी वो उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए दोनों जबरदस्त अटैक थ्रो करते हैं और थोड़ी देर जब वो उस अटैक को डिस्ट्रॉय करने में बिजी हो जाती है तो वो दोनों छुप जाते हैं। वो कैट्स उन्हें ढूंढने में बिजी हो गई थी और बेचारा यहाँ जुयू पैनिक करना शुरू कर चुका था कि मैं तो अपनी मॉम को बता कर भी नहीं आया, अगर मैं यहाँ मर गया, इस बिल्ली का खाना बन गया तो क्या होगा। इतनी पावर होने का भी कोई फायदा नहीं, बेचारा बच्ची की तरह डर रहा था। वहीं दूसरी तरफ हमारा जाओ जिन दिमाग लगाकर यही सोच रहा था कि आखिर इस सिचुएशन से निकला जाए तो कैसे। थोड़ा सा दिमाग पर जोर देने के बाद उसे याद आ जाता है कि कैसे उसने सुबह जोई के भाई की जान बचाई थी, उसे वो पिग की पूप वाला मेडिसिन खिलाकर। हालांकि मेडिसिन काफी ज्यादा स्मेल कर रही थी, लेकिन थी तो काम की। उसके पास कुछ बची हुई थी तो वो बाहर निकालते हुए जुयू को दिखाते हुए कहता है कि देखो, इससे हमारा काम बन जाएगा। जुयू तो उस मेडिसिन की स्मेल से बेहोश होने वाला था। वो कहता है कि ये क्या जहर उठा के ले आया, क्या हमें इसे खाना होगा। जाओजिन कहता है कि नहीं, मेरे दिमाग में कुछ और प्लान है। और फिर वो जुयू को बताता है, जो कि उसका बेस्ट फ्रेंड था। वो उसके इशारे से ही समझ आता है कि उसे क्या करना है। तो वो सभी पिल्स को कलेक्ट करता है, उन्हें डस्ट में कन्वर्ट करके वो उस बिल्ली की तरफ थ्रो कर देता है। जैसे ही ये डस्ट वाली बदबूदार पिल उस बिल्ली के कांटेक्ट में जाती है, वो स्मेल करते ही बेहोश हो जाता है। उसे एक झटके में इस पिल को स्मेल करके बेहोश होता देखकर तो जुयू भी लाइक, भाई साहब क्या दवाई लेकर आया था कि स्मेल से बिल्लियां भी मर गई। जाओजिन भी लाइक, स्मेल ही खराब थी लेकिन काम तो अच्छा किया ना, वो तो मानना पड़ेगा। अब उन दोनों के लिए चैलेंज ये था कि उन्हें यहाँ से बाहर कैसे निकलना है, क्योंकि इस मैजिक सर्कल की वजह से बैरियर क्रिएट हो गया है, तो बाहर निकलना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। वो इस बारे में सोच ही रहे थे कि तभी दूसरी तरफ से बिल्डिंग के ऊपर शैडो टीम के मेंबर्स उन पर नजर रख रहे थे, जिसे और किसी ने नहीं बल्कि ग्रेट डिवाइन ने उन पर नजर रखने को कहा था। तो ये देखने के बाद कि इन दोनों नमूनों ने उनकी बिल्लियों को सुला दिया तो उन्हें गुस्सा आ जाता है और वो खुद सामने आकर इन पर हमला करने लग जाते हैं, जहाँ पर ये बंदे काफी ज्यादा पावरफुल थे, क्योंकि वो 2-4 मूव्स में ही जुयू को हरा कर बेहोश कर देते हैं। अपने दोस्त की हालत पर जाओजिन परेशान हो जाता है और जब वो उसे बचाने के लिए आगे बढ़ रहा था तो ये लोग उसकी भी कुटाई लगा देते हैं। इतने खतरनाक टॉप लेवल के वॉरियर से पिटने के बाद वो इतना तो समझ आता है कि ये लोग अच्छे लोग नहीं है और उनके कॉस्ट्यूम को देखकर उसे ये भी पता लग जाता है कि ये और किसी के नहीं बल्कि बॉस के गुंडे हैं, जो कि जाओजिन को इसलिए मारना चाहते हैं कि उसे काफी सारे इन्फॉर्मेशन पता लग गई है और उसका खुले में घूमना इनके लिए खतरे से खाली नहीं। तो फिलहाल शैडो ग्रुप के टीम का लीडर उसके सामने आकर अपनी स्पिरिचुअल पावर शो करते हुए कहता है कि आज तेरी आखिरी रात है, क्योंकि कल सुबह का सूरज तो नहीं देखने वाला। बोलकर वो उसे काफी गुस्से में घूरने लग गया था। जाओजिन की नजर जुयू पे पड़ती है तो उसकी हालत खराब हो चुकी थी, क्योंकि वो फाइट करते करते बेहोश हो चुका था। अब अगर वो भी इनके साथ अकेले फाइट करेगा तो ये लोग नंबर्स में ज्यादा हैं, इजीली उसे ओवरकम कर लेंगे। तब वो उन्हें कुछ देर डिस्ट्रैक्ट कर कर वहाँ से भागने का प्लान बनाने लगता है, जिसके लिए वो उन सभी से कहता है कि तुम लोग मुझे क्यों मार रहे हो, मैं भी तो शैडो ऑर्गेनाइजेशन का ही बंदा हूँ और मेरा कोड नेम बुचर है। उन लोगों को ये कोड नेम याद था क्योंकि उन्होंने एक बंदे के बारे में सुन रखा था जो एक मिशन करने के बाद गायब हो गया। हमारा हीरो कहता है कि हाँ, वो बंदा मैं ही हूँ। हालांकि वो थोड़े डाउट में थे, तभी वो उसके दोस्त के बारे में पूछते हैं, जिसके जवाब पर वो लैन का कोड नेम उसे बता देता है। वो लोग कहते हैं कि हमें तो लगा था कि वो कोई लड़की है, लेकिन ये तो लड़का है, कैसे लड़कियों जैसा नाम रखा है इसने। वो लोग अभी भी श्योर नहीं होते, तो वो ऑर्गेनाइजेशन में कॉल करके कंफर्म करने का ट्राई कर रहे थे। पर इसी बीच जाओजिन को मौका मिल जाता है और वो अपने डिवाइन सीजर्स का यूज करते हुए उन्हें डिस्ट्रैक्ट करके वहाँ से अपने दोस्त को उठाकर भागने की कर रहा था। पर थोड़ा आगे बढ़ते ही वो कैट, जो कि काफी ज्यादा जायंट थी, वो होश में आकर फिर से उन पर अटैक करने लग जाती है और जाओजिन समझ आता है कि दवाई का असर काफी कम था, क्योंकि वो सेकंड हैंड था और यही वजह है कि इतने बड़े डेविल को कंट्रोल करने, उसके ऊपर से ये पोजीशन हटाने में वो नाकाम रही। ये सारे के सारे लोग मिलकर हमारे हीरो और उसके दोस्त को काफी बुरी पिटाई दे रहे थे। देखते ही देखते शैडो ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने हमारे हीरो को मारकर बेहोश कर दिया था और वो उसे वेस्ट बोलकर वहाँ से जाने लगते हैं। उनके वहाँ से जाने के बाद हमें जाओजिन के पास एक बैंडेड का टूटा हुआ टुकड़ा मिलता है और वो उसी के अंदर एंटर हो गया था। अचानक से उसकी आंख एक अजीब सी जगह पर खुलती है और उसे लगता है कि वो मरने के बाद हेवन
में पहुंच गया। तभी उसे किसी की आवाज सुनाई दे रही थी और आवाज को फॉलो करते करते वो फर्स्ट फ्लोर पर जाने लगता है। उसके जाने के बाद पीछे से सीढ़ियाँ अपने आप गायब हो जाती हैं। वहाँ उसे एक स्वॉर्ड धसी हुई दिखती है जिसे वो उठा लेता है और उसके ऐसा करते ही वो जगह बुरी तरीके से कोलैप्स करने लग गई थी, जिससे हमारा हीरो भी नीचे गिरने लग जाता है। तभी वहाँ पर एक प्रिमोर्डियल रिमेनेंट सोल अपीयर हो गया था जो कि किसी सोल्जर्स का लग रहा था। उसके बड़े बड़े हाथों में हमारा हीरो सिक्योर नजर आ रहा था। वो जाइंट बंदा हमारे हीरो को बताता है कि वो एक रिमेनेंट सोल है और ये जगह जेड स्पेस है। ये बंदा अभी हमारे हीरो से वही बातें कहता है जो कि उसे यूकिन ने कही थी कि ये तीनों रियाल्म्स कोलैप्स करने वाले हैं, तुम डेस्टिनी चाइल्ड होने के नाते तुम ही से बचा सकते हो। ज़ियाओ जिन पहले सुनी हुई बातों को दोबारा इस बंदे के मुंह से सुनने के बाद कहता है कि आखिर तुम लोग कहना क्या चाहते हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। पर वो रेमिनेंट सोल बताती है कि हम दोनों का ओरिजिन एक ही है और अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें तुम्हारी पावर्स वापस कर दूं, जिससे तुम हेवन में मच रहे इस क्योस को कंट्रोल करके वापस से इस जगह को पहले जैसा बना दो। तभी वो जगह ग्लो करने लगती है और ये बंदा अपनी सारी पावर हमारी हीरो के अंदर ट्रांसफर कर देता है, ये कहते हुए कि अब सब कुछ तुम्हारे हाथों में है। रियल वर्ल्ड का सीन दिखाते हैं जहाँ पर ये गुंडे हमारे हीरो को मारने की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन इससे पहले कि वो उस पर अटैक करते जमीन शेक करने लग गई थी। उन्हें तो लग रहा था कि अर्थक्वेक है, पर देखते ही देखते ज़ियाओ जिन हवा में फ्लोट करने लग गया था और उसकी बॉडी से काफी तेज एनर्जी रिलीज होने लग जाती है। यहाँ तक कि वो टूटा हुआ पेंडेंट का टुकड़ा भी उसके माइंड के अंदर चला गया था जहाँ पर ऑलरेडी काफी सारे पीसेस मौजूद थे। ये एनर्जी इतनी ज्यादा जबरदस्त थी क्योंकि हमारा ज़ियाओ जिन ब्रेक थ्रू कर रहा था। वो देखते ही देखते अपने 2 लेवल्स को ब्रेक थ्रू करके मार्शल मास्टर रियाल्म पर पहुंच जाता है और वो गुंडे भी ये देखकर हैरान थे कि आखिर ये लड़का बेहोश होने के बाद ब्रेक थ्रू कैसे कर सकता है। वही अब तक लैन भी इस एनर्जी प्रेशर की वजह से समझ गई थी कि ज़ियाओ जिन मुसीबत में है, तो वो दौड़कर उस बंदे के साथ जो कि उसे होल्ड करके रखा हुआ था स्टेडियम के अंदर आ जाती है। पर अब तक ज़ियाओ जिन अपने खतरनाक पावर का यूज करके उन सभी को एक ही बार में धूल चटा देता है, क्योंकि उसकी पावर्स बढ़ने के साथ साथ अब उसकी स्पीड भी इंक्रीज हो चुकी थी। अब ये खतरनाक बिल्ला भी उसके सामने ज्यादा खतरनाक नहीं था, बल्कि वो तो किसी चूहे की तरह तड़पने लग गया था, क्योंकि हमारा हीरो मार मार कर उसकी हालत खराब कर देता है। ये लोग इतने ज्यादा परेशान हो गए थे कि एक साथ मिलकर फॉर्मेशन क्रिएट करके उस पर अटैक थ्रो कर चुके थे। पर ज़ियाओ जिन की पावर इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि अब वो अपने डिवाइन सीजर्स को भी काफी अच्छे से यूज कर पा रहा था। वो उसके जायंट फॉर्म को क्रिएट करके उससे अटैक को ब्लॉक कर लेता है। हालांकि ये देखकर शैडो ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि ये बंदा अचानक से उन जैसे पावरफुल कल्टीवेटर्स को कैसे रोक रहा है। ज़ियाओ जिन ने सीजर्स को इतनी अच्छी तरीके से कंट्रोल किया था कि वो अब उसमें मौजूद ड्रैगन्स को भी समन कर पा रहा था और उन्हीं ड्रैगन की हेल्प से वो वहाँ पर एक काफी खतरनाक स्पिरिचुअल टॉर्नेडो क्रिएट कर देता है, जिससे आसपास की गाड़ियां भी उसके चपेट में आ गई थी और ये लोग तो देखते ही देखते गायब हो चुके थे। अब इतनी सारी स्पिरिचुअल पावर का यूज करने की वजह से हमारा ज़ियाओ जिन खुद को संभाल नहीं पाता और लैन के वहाँ आते ही बेहोश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम एक छोटी सी लड़की यानी कि सेलेस्टियल चाइल्ड को देखते हैं, जो कि अपने स्पिरिचुअल फोन में ये चेक करी थी कि कौन कौन से बंदे हैं जिन्हें वो समन करके वहाँ से भागने की तैयारी कर सकती है। असल में उसे रियल वर्ल्ड ट्रैवल करना था, इसीलिए वो और किसी को नहीं बल्कि हमारे हीरो को बुला लेती है। ये पगोड़ा टावर था। वहाँ पर एंटर होने के बाद हमारा हीरो यही सोच रहा था कि वो अचानक से अब कौन सी दुनिया में आ गया, अब पता नहीं उसे किसने बुला लिया। तभी उसे एक भारी सी आवाज सुनाई देती है। उसे लग रहा था कि ये कोई किंग है। वो बंदा भी खुद को हेवनली किंग बोल के इंट्रोड्यूस करा था, ऐसे जैसे कि नेजा का फादर हो। हमारे ज़ियाओ जिन को लगता है कि ये कोई सेलेस्टियल किंग होंगे, तो वो उन्हें काफी रिस्पेक्ट शो करते हुए पूछता है कि आपने मुझे यहाँ पर क्यों समन किया है। वो बंदा बताता है कि कुछ नहीं, बस मेरी एक छोटी सी प्यारी सी बेटी है, उसने बहुत अच्छे से पढ़ाई किया और मैं उसे अब रिवॉर्ड देना चाहता हूँ, तो तुम उसे दुनिया घुमाने के लिए ले जाओ। और वो छोटी सी प्यारी सी बच्ची और कोई नहीं बल्कि वही लड़की थी जो हमारे हीरो के सामने आते हुए कहती है कि चलो चलते हैं। हालांकि उसे देखकर ज़ियाओ जिन काफी हैरान हो रहा था कि इसे घुमाने लेकर जाना है। वो कहता है कि कहाँ लेकर जाना है। ये लड़की भूल जाती है कि इसे वापस से अपने फादर बन के बात करनी होगी, क्योंकि ये अपने आवाज को भारी करके हमारे हीरो को बेवकूफ बनाने का ट्राई कर रही थी और ज़ियाओ जिन के सामने ऐसी रिक्वेस्ट रख रही थी जैसे कि कोई छोटा बच्चा हो। उसकी प्यारी प्यारी बातें सुनकर ज़ियाओ जिन फटाक से समझ जाता है कि ये लड़की उसे ट्रिक करना चाहती है। हालांकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक सेलेस्टियल चाइल्ड होने के बावजूद भी ये इतनी चाइल्डिश है। अपनी चोरी पकड़े जाने पर भी वो काफी क्यूट सा मुंह बनाकर ज़ियाओ जिन से कहती है कि प्लीज मुझे बाहर ले चलो। हालांकि वो ये कहकर टाल रहा था कि उसे बहुत सारे काम है, पर वो इस प्यारी सी क्यूट सी बच्ची के आगे ज्यादा रूड नहीं बन पाता और उसे अपने साथ घुमाने के लिए ले जाने लगता है। हालांकि एक शर्त पे कि वो ज्यादा परेशान नहीं करेगी। वो तो खुश हो जाती है और ज़ियाओ जिन उसे उठाकर और कहीं नहीं बल्कि हेवनली कोर्ट लेकर आ जाता है, जहाँ पर यूकिन उसे देखने के बाद कहती है कि अगर हेवनली किंग को पता लगा ना तो फिर तुम्हें पनिशमेंट पक्की है। पर हमारे हीरो का कहना था कि उसका यहाँ पर लाने का मकसद यही था कि वो अपना काम भी कर ले और साथ ही इस लड़की का घूमना भी हो जाए, बेबी सिटिंग भी हो जाए
और वैसे भी क्या पता ये लड़की ट्रैश कलेक्ट करने में उसकी हेल्प कर दे तो उसका काम आसान हो जाए। वो वहाँ आने के बाद बस छोटे से पिगी के साथ खेलते खेलते वहाँ पर से एक पर्ल बाहर निकाल लेती है, जो कि और किसी का नहीं बल्कि हेवनली किंग का ही सेम्योरी पर्ल था। उस पर्ल को देखने के बाद ये छोटी बच्ची बताती है कि ये पर्ल असल में यहाँ पर इल्यूजन क्रिएट करने के लिए, जो कि उसके फादर के लिए तो वेस्ट था लेकिन यहाँ के लिए खजाना था। तो वो उसका इस्तेमाल करके वहाँ पर इल्यूजन क्रिएट करती है जैसे कि वहाँ पर काफी टेस्टी खाना हो। उसने पूरे हेवनली कोर्ट को ही डिलीशियस कैंडी में कन्वर्ट कर दिया था और वो चाट चाट कर उसे चख भी रही थी। अब उस सेम्योरी पर्ल की पावर को टेस्ट करने के लिए हमारा हीरो भी वहाँ पर कुछ चीजें समन करता है और वो ये चीजें थी यूकिन और लैन का क्लोन, जो कि उसकी सेवा कर रहा था। कोई उसके कंधे दबा रहा था और कोई उसके पैर। इस चीज को वो छोटी बच्ची रिकॉर्ड करते हुए कहती है कि मैं हमारी सिस्टर यूकिन को दिखाऊंगी। वो तो डर जाता है और उसके खेलने के लिए एक काफी छोटा मॉन्स्टर क्रिएट कर देता है। हालांकि उसे लग रहा था कि इस मॉन्स्टर को देखने के बाद ये छोटी बच्ची डर जाएगी, पर वो तो एक मुक्के में ही इसका खेल खत्म कर देती है। और फिर वो हमारे हीरो को कहती है कि देखते हैं तुम कितने पानी में हो। और फिर वो उस पर्ल का यूज करते हुए वहाँ पर एक और जायंट क्रिएचर को समन कर लेती है, जो कि पहले से भी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। इस इविल सोल को हमारा हीरो भी अपने बाएं हाथ यानी कि अपने हेवनली सीजर्स की हेल्प से 2 मिनट में निपटा देता है। अब उसकी पावर देखकर ये छोटी बच्ची इंप्रेस तो काफी होती है, लेकिन वो अब इस लेवल को और ज्यादा हाई करने वाली थी। मतलब वो एक और खतरनाक क्रिएचर को समन करने वाली थी, लेकिन उसके पावर ट्रांसफर करते ही वो पर्ल टूट जाता है और वो कहती है कि उप्स, मैंने तो इसकी सारी पावर खींच ली। उस पर्ल के टूटने के बाद हमारा जाओ जिन काफी परेशान हो चुका था, क्योंकि अब उसे इसके पैसे पे करने होंगे, तो वो इसे जोड़ने का कोई जुगाड़ ढूंढ रहा था। कि तभी दिखाते हैं कि उस टूटे हुए पर्ल के टुकड़े उस क्रिएचर के अंदर चले जाते हैं और वो पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है, यहाँ तक कि उसकी पूरी बॉडी का कलर भी चेंज हो चुका था। हमारे हीरो को लगता है कि वो थोड़ी ही देर में से निपटा देगा, तो वो अपनी जेड पावर का यूज करने का ट्राई करता है, लेकिन उसकी पावर्स ब्लॉक हो चुकी थी। वो समझ जाता है कि वो अपनी लिमिट पर पहुंच चुका है। हालांकि ये देखकर वो छोटी बच्ची कहती है कि तुम रुको, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि असली पावर क्या होती है। इसलिए वो अपने वेपन को बाहर निकालकर उसे जाइंट करके उस बंदे पर थ्रो कर देती है, पर उसका अटैक भी इस क्रिएचर को कुछ नहीं कर पाता। उसके लिए तो ऐसा था जैसे कि वो किसी पत्थर से टकराया हो। और फिर वो हाथ धोकर इन दोनों के पीछे पड़ जाता है, क्योंकि इन दोनों के पास ऑप्शंस नहीं थे, अब इन्हें भागना था। तो वो तो सर पर पाँव रखकर दौड़ लगा देते हैं। ज़ियाओ ज़िन दौड़ते हुए उस छोटी लड़की से कहता है कि तुम तो इमॉर्टल हो ना, आखिर तुम क्यों भाग रही हो, तुम तो अपनी पावर का यूज करो। पर वो कहती है कि सारे इमॉर्टल्स पावरफुल नहीं होते, एक बार मैं यहाँ से बच के निकल जाऊँ, फिर मैं अपने थर्ड ब्रदर को बुलाऊंगी, वो काफी ज्यादा पावरफुल है, इस क्रिएचर को चुटकी में मार देंगे। पर वो क्रिएचर तब तक उनके काफी पास पहुंच चुका था। इससे पहले कि वो वहां से निकल पाते, एक बैरियर से टकराकर वापस जमीन पर आ जाते हैं। मतलब वो पूरी तरह से इस इमेजिनरी वर्ल्ड में ट्रैप हो चुके थे। अब वो क्रिएचर भी देखते ही देखते काफी ज्यादा जाइंट होकर उन पर हमला करने वाला था, लेकिन तभी वहां पर एक क्रैक ओपन होता है और वहां से एक डिवाइन वेपन नीचे आता है और हमें एक मिस्टीरियस से पर्सन को दिखाते हैं, जो अपने इस डिवाइन वेपन का यूज करके 2 मिनट में ही उस क्रिएचर का खेल खत्म कर चुका था। ये कोई डिवाइन कल्टीवेटर थे। पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि एल्डर शेन है, जो कि काफी कूल तरीके से एंट्री मारकर इन दोनों को हैरान कर देते हैं। ये दोनों ही एल्डर शेन को देखकर हक्के बक्के थे, क्योंकि उन्हें आइडिया नहीं था कि आखिर ये यहाँ पर उन्हें बचाने के लिए आएंगे। जैसे ही यांग उनके सामने आता है और उनसे सवाल करता है कि आखिर तुम दोनों एक जगह पर क्या कर रहे हो, वो दोनों ही काफी परेशान हो जाते हैं कि अब इसे क्या जवाब दे। वो छोटी लड़की और कोई नहीं बल्कि यहाँ की 4th प्रिंसेस थी, जो कि यही सोच रही थी कि अगर यांग को पता चल गया कि वो यहाँ पर घूमने आई है तो वो उसके पापा को बता देंगे। तो वो बहाना बनाते हुए कहती है कि मैं तो यहाँ पर पेट्रोलिंग करने आई थी, ये चेक करने के लिए कि क्या ये नया लड़का अच्छे से काम कर भी रहा है या नहीं। और उसने इशारों में हमारे हीरो को भी अपना साथ देने के लिए मना लिया था। और इसके बाद 4th प्रिंसेस एल्डर यांग के ऊपर चढ़ते हुए कहती है कि अगर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो भी यही कहता है कि मैं पेट्रोलिंग कर रहा था, तभी अचानक से मुझे इस खतरनाक जानवर की आवाज आई और फिर मैं यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर हमारी 4th प्रिंसेस ऐसे शो करती है जैसे कि उसका काम खत्म हो गया हो। वो जाते जाते हमारे हीरो की काफी तारीफ करते हुए कहती है कि तुमने अच्छी परफॉर्मेंस दी, अगर तुम नहीं होते तो वो भी मेरी हालत खराब कर देता, तुम अच्छे लड़के हो, काफी टैलेंटेड हो, बोलकर वहाँ से जल्दी निकल जाती है ताकि इससे पहले उसकी पोल न खुल जाए। उसके जाने के बाद एल्डर यांग हमारे ज़ियाओजिन से कहते हैं कि एक बात बताओ, क्या तुमने 4th प्रिंसेस को हमारे मैटर के बारे में कुछ बताया तो नहीं ना। बेचारा ज़ियाओजिन खुद भूल जाता है। वो कहता है कि हमारा मैटर, कौन सा मैटर। और यहाँ यांग को लग रहा था कि हमारा हीरो एक्टिंग कर रहा है जैसे कि वो भूल गया हो, तो वो उसे प्रेस करते हुए कहता है कि शाबाश, बस इसी तरह से फ्लॉलेस एक्टिंग करते रहना। एक पल को तो मैं धोखा खा गया कि तुम हमारे मैटर के बारे में भूल गए हो। ये बोलकर उसे बाय बाय करता हुआ वहाँ से निकल जाता है। उसके जाने के बाद ज़ियाओजिन यही सोच रहा था कि ये दोनों मिलकर तो मुझे पागल ही कर देते। अब फटाफट से चल के मैं अपनी बॉडी के अंदर एंटर होता हूँ, पता नहीं कितने देर से बेहोश पड़ी होगी। जब उसकी आँख खुलती है तो वो खुद को हॉस्पिटल में देखकर काफी हैरान था और उसके सामने वही लड़की मौजूद थी जिसे उसने जंगल में बांधकर अकेला छोड़ दिया था।
उसे दोबारा अपने सामने देखकर वो कहता है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है। वहीं वहाँ पर कैप्टन भी मौजूद थे जो खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए बताते हैं, मैं डीमन हंटर अलायंस का कैप्टन क्यू युन हूँ और मेरे यहाँ आने की वजह तुम हो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे फोर्स को ज्वाइन करो। वहीं दूसरी तरफ वो लड़की भी अकड़ दिखाते हुए खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहती है कि मेरा नाम शांग है और मैं दाओ अलायंस और मार्शल वर्ल्ड को रिप्रेजेंट कर रही हूँ और मेरे भी यहाँ आने का मोटिव वही है जो कि कैप्टन का है, तुम्हें अपनी टीम में ज्वाइन कराना। उन दोनों की बातें सुनकर हमारा हीरो हैरान होते हुए कहता है कि आखिर तुम दोनों इतने ज्यादा उतावले क्यों हो, आखिर मुझ में ऐसा क्या खास है कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी टीम ज्वाइन करूं। तो वो लड़की फटाक से उसका मास्क निकाल कर दिखाते हुए कहती है कि क्या ये मास्क तुम्हारा है। अब हमारे हीरो को पता था कि वो अपनी आइडेंटिटी इस तरीके से रिवील नहीं कर सकता, तो ऐसे दिखाता है जैसे कि वो उस मास्क के बारे में कुछ नहीं जानता। कहता है मेरा नहीं है, पर वो कैप्टन समझ चुका था कि हमारा हीरो झूठ बोल रहा है, इसलिए वो कहता है कि तुम ही हो ना जिसने उस कैट डीमन के सामने फाइट की थी और अमेजिंग मार्शल स्किल्स शो की थी। हमने तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर भी देखी जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग लग रही थी। पर हमारा हीरो फिर से डिनाई कर देता है, ये कहते हुए कि वहाँ पर एक और लड़का मौजूद था, शायद उसने फाइट की होगी, मैं तो वहाँ पर बेहोश पड़ा हुआ था, मुझे कुछ नहीं पता फाइट के बारे में। इसके अलावा जब कैप्टन उसे और थोड़ा कुछ याद दिलाने की कोशिश करते हैं तो वो ऐसे दिखाता है जैसे कि उसके सर में दर्द हो रहा है और वो सच में किसी मैटर के बारे में कुछ नहीं जानता। तो कैप्टन उसे ज्यादा फोर्स नहीं करता बल्कि वहाँ से बाद में कांटेक्ट करने का बोलकर निकल जाता है। उसके जाने के बाद हमें शैंग को दिखाते हैं जो कि काफी ज्यादा सस्पिशियस नजरों से हमारे हीरो को घूर रही थी। वो कहती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम पहले भी मिल चुके हैं। ज़्याओ जिन बिल्कुल नहीं चाहता था कि इसे पुरानी बातें याद आए, तो वो कहता है कि नहीं, मैं तो तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ, मैंने आज से पहले तुमसे कभी मुलाकात नहीं की। अब ये देखकर वो उसे और ज्यादा प्रेशर करने के लिए उसके ऊपर चढ़ जाती है। माहौल काफी ज्यादा टेंस और रोमांटिक हो चुका था। वो उसके काफी पास आ गई थी और हमारा हीरो शर्माते हुए यही डिनायल में था कि वो उसे नहीं जानता। उन दोनों का कार्यक्रम चल ही रहा था कि तभी वहाँ पर ज़ुयू की एंट्री हो जाती है, वो भी दरवाजा तोड़ एंट्री। वो उन दोनों को इस हालत में देखकर कहता है कि ओह मैंने कुछ नहीं देखा, एक काम करता हूँ दरवाजे से ढक देता हूँ, तुम दोनों अपना कार्यक्रम जारी रखो। वैसे वो चुपके चुपके नोटिस कर रहा था कि आगे ये लोग क्या करेंगे, पर शैंग वहाँ से हमारे हीरो को बाद में मिलने का बोलकर वहाँ से निकल जाती है। यहाँ उसके जाने के बाद ज़ुयू से बताता है कि भाई मैंने तेरी बहन को भी बता दिया कि तू बीमार है, बेचारी कितनी परेशान हो रही थी। वैसे तो हमारे हीरो को उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन फिलहाल वो अपनी बहन को मनाने के लिए उसके पास चला गया था। जहाँ लियू यान उससे देखते ही उस पर भड़क जाती है कि तुम अपनी बहन को भी नहीं बता रहे हो कि तुम क्या कर रहे हो, हफ्ते भर से गायब हो, बीमार हो, हॉस्पिटल में पड़े हो और मुझे सबसे लास्ट पता चल रहा है। और एक बात बताओ, तुम्हारे पास क्या कल्टीवेशन पावर्स हैं जो तुम हीरो बनकर लोगों को बचाते फिर रहे हो। बेचारे ज़ाओजिन को समझ नहीं आता कि आखिर उसके नालायक दोस्त ने उसकी बहन को कौन सी पट्टी पढ़ाई है। तभी अचानक से ज़ाओजिन नोटिस करता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, तो वो उसे बचने के लिए अपनी सिस्टर के साथ ऊपर चढ़ गया था। उस बंदे को वो लोग मिलते नहीं है तो वो वहाँ से निकल जाता है। हालांकि लियू यान को लग रहा था कि उसने इस बंदे को पहले भी कहीं तो देखा है। वो गुंडा रात को अपने अड्डे की पहरेदारी कर रहा था। तभी हमारा हीरो अपने मास्क को वेयर करके लैन के साथ पहुंच जाता है वहाँ पर ढाबा बोलने के लिए। वो लोग काफी छुप छुपा कर जाने वाले थे, लेकिन लैन कहाँ छुपने वालों में से है। वो बार बार कोई न कोई गलती कर कर उनकी नजरों में आने का ट्राई कर ही रही थी। तभी हमारा हीरो उसे इशारों में समझाता है कि यहाँ पर टोटल 9 गुंडे हैं, 5 से मैं निपटता हूँ, वो भी पीछे से जाके, और आगे के 4 से तुम निपट लेना, लेकिन वो भी धीरे धीरे, एक एक करके, किसी को कानो कान पता न चले। वैसे हमारा हीरो इशारों में बात कर रहा था, लैन को क्या समझ आता है वो तो वही जाने। सीधा अपना वेपन निकाल कर उनके सामने जाकर उन्हें धमकी देते हुए कहती है कि जिसको भिड़ना है आकर भिड़ लो। सारे गुंडे अचानक से उसे वहाँ धमकता देख कर उसके पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन हमारा हीरो और वो मिलकर उनकी छुट्टी कर देते हैं। थोड़ी देर में वो सारे के सारे अंटर पंटर बिखरे हुए थे। तभी उनमें से बंदा जो कि उनका पीछा कर रहा था वो हमारे हीरो से कहता है कि भाई तू मेरे पीछे क्यों पड़ा है, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है। लेकिन जब वो ज़ाओजिन का चेहरा देखता है तो समझ जाता है कि ये उसे पीटने क्यों आया था। ज़ाओजिन को देखने के बाद तो वो बंदा कांपने लग जाता है। हमारे हीरो के पूछने पर कि तू हमारा पीछा क्यों कर रहा था, वो कहता है कि मैं तेरा नहीं, मैं तेरी बहन का पीछा कर रहा था। असल में मुझे किसी ने ऑर्डर्स दिए थे और ये ऑर्डर्स उसे किसने दिए थे इस बारे में उसे कुछ नहीं पता। बस इतना पता है कि जिस बंदे ने उसे ऑर्डर्स दिए हैं उसके कपड़ों पर लोटस फ्लावर बना है। जहाँ उस बंदे को लग रहा था कि इसके बाद हमारा ज़ाओजिन उसे छोड़ देगा, पर वो तो उसे लैन के हवाले कर देता है, जिसे देखने के बाद तो इसके रोंगटे खड़े हो गए थे क्योंकि उन्होंने इसकी हालत खराब कर दी थी। नेक्स्ट मॉर्निंग हमारा हीरो रास्ते से गुजरते हुए यही सोच रहा था कि आखिर वो गुंडा मेरी बहन के पीछे क्यों पड़ा है, आखिर किसने उसे ऑर्डर दिया होगा। तभी उसकी नजर अपने एक और दुश्मन पर पड़ती है जो कि उससे नजरें चुरा रहा था। बेचारा दुआ करने लग जाता है कि ये बंदा उसे ना देखे ना देखे ना देखे, लेकिन हमारा हीरो तो उसके पीछे से धमकता है और उसे डराते हुए पूछ रहा था कि क्या चल रहा है यहाँ पर। तभी वो जिसके साथ खड़ा था उससे कहता है कि मैं तो बस अपने दोस्त से चिट चैट कर रहा हूँ, पर वो जिसको दोस्त बता रहा था वो बंदा कहता है कि नहीं मैं इसे जानता भी नहीं, ये तो एक नंबर का गुंडा है और मुझे लूटने
लुटने की तैयारी कर रहा है। हफ्ता वसूली चल रही है यहाँ पर। तो हमारे हीरो के गुस्से में देखने के बाद वो बंदा उसके पैसे लौटा रहा था। सबसे पहले तो वो उसे एक कॉइन पकड़ाता है। वो कहता है कि बस इतने लिए थे क्या? तो ना चाहते हुए भी बेचारा 2-3 कॉइन्स लौटा देता है, लेकिन फिर पता चलता है कि ये तो उसके पैसे का हाफ भी नहीं है। अब जब हमारा हीरो दोबारा उसे डराता है तो बेचारे को सारे पैसे देने पड़ते हैं और फिर वो बन बनाता हुआ वहाँ से जाने लगता है, ये कहते हुए कि पता नहीं किसका मुंह देख लिया था जो आज इस शैतान से मुलाकात हो गई। हमेशा मेरे लकी डे को अनलकी कर देता है। हालांकि ज़ाओ ज़ेन को इससे एक काम था। वो उसे रोकते हुए कहता है कि एक बात बताओ, क्या तुम जानते हो कि लुओ सिटी में बेस्ट इंटेल कौन है? इंटेल उस पर्सन को कहा जाता है जिसे अंडरवर्ल्ड की सारी खुफिया इन्फॉर्मेशन मौजूद हो। वो बंदा कहता है कि हाँ, मास्टर 9 नाम का एक बंदा है जो कि यहाँ पर सबसे ज्यादा फेमस है। अंडरवर्ल्ड की सारी खबरें उसे पता होती हैं। वो तुम्हारे छुपे हुए अंडरवेयर को भी ढूंढ कर निकाल सकता है। हमारे हीरो को उस बंदे के पास जाना था, तो वो कहता है कि अगर तुम्हें उनका एड्रेस पता है तो मुझे वहाँ तक ले चलो। स्टार्टिंग में वो थोड़ा झिझक रहा था क्योंकि इतने बड़े लोगों से इन्हें मिलाना काफी मुश्किल होगा, लेकिन फिर वो हमारे ज़ाओ ज़ेन के थोड़ा और मनाने पर पहुंच जाता है उनके मेंशन में। मेंशन काफी ज्यादा समझदार था, पर तभी वहाँ पर मास्टर एन नाम के बंदे की एंट्री होती है जो कि बहुत ज्यादा रूड था। वो उनकी इंसल्ट करते हुए कहता है कि ये मेंशन नहीं बेवकूफ विला है, और वो बिना उनकी बातों को सुने ही उन्हें वहाँ से निकलने को कह रहा था। जैसे ही हमारा हीरो उस बंदे के पास पहुंचकर उसे रिस्पेक्ट शो करता है, वो उल्टा हमारे हीरो की इंसल्ट करने लगा था कि चुपचाप यहाँ से चला जा। हालांकि ज़ाओ ज़ेन के बताने पर कि वो मास्टर 9 से मिलने आए, वो कहता है कि तेरी हैसियत भी है उनकी शक्ल देखने की। अब उन दोनों के बीच में बहस बढ़ता देखकर ये बंदा बीच में इंटरफेयर करते हुए कहता है कि आप दोनों को लड़ने की जरूरत नहीं। पर इस बात पर तो मास्टर एन को और ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो उसकी कुटाई करना शुरू करने वाले थे, पर तभी उसे बचाने के लिए हमारा हीरो बीच में आ जाता है और फिर उन दोनों की फाइट होती है। वो दोनों ही मार्शल स्किल्स का यूज कर रहे थे। हालांकि यहाँ पर हमारा हीरो बस बचने का ट्राई कर रहा था। वो इस पर सामने से अटैक नहीं करता, बल्कि उसी के अटैक्स को डॉज करा था। वो बंदा चीजें तोड़ने की कोशिश करता है तो हमारा हीरो उन्हें बचा लेता है, पर फिर भी हमारे हीरो की तरफ चीजें थ्रो करते करते इस बंदे ने चीजों को तोड़ दिया था। तो ज़ाओ ज़ेन भी लाइक, ये महंगे महंगे सामान तुमने खुद तोड़े हैं, अब तुम मुझ पर इसका इल्जाम नहीं लगा सकते। पर मास्टर एन काफी ज्यादा रूड और बदतमीज था। वो कहता है कि इन मामूली चीजों से मेरी जेब ढीली नहीं होगी, बल्कि मैं आज तुझे तब तक पीटूंगा जब तक कि तू मर ना जाए, ताकि तुझे तेरी औकात पता रहे। ज़ाओ ज़ेन समझ आता है कि जब तक वो इस बंदे की कुटाई करके इसे बेहोश न कर दे तब तक ये उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला। इसलिए इस बार जब वो उसके पास आता है उसकी पिटाई करने के लिए, तो वो सिर्फ एक ही मूव का यूज करके उस बंदे को जमीन पर लेटा चुका था। उसके साथ में आया वो गुंडा भी बेचारा हैरान रह जाता है। वो कहता है कि ये किस तरीके का मॉन्स्टर है, आज तक मार्शल वर्ल्ड में किसी ने भी मास्टर एन को नहीं हराया और इसने एक ही अटैक में इन्हें ढेर कर दिया। ये खुद भी मरने वाला है और मुझे भी मरवाने वाला है। तभी देखते हैं कि मास्टर एन को इतना ज्यादा गुस्सा आ गया था कि अब तो वो एक पॉकेट नाइफ निकाल कर हमारे हीरो को उससे इंजर्ड करने का ट्राई करने लगते हैं। पर ज़ाओ ज़ेन उन्हें ज्यादा चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, इसलिए वो बस दोबारा उनके बम पर जोर जोर से थप्पड़ मारते हुए उनके ऊपर चेयर चढ़ाकर बैठ जाता है। अब ये देखने के बाद मास्टर एन अपने गुंडों से कहते हैं कि मेरी शक्ल क्या देख रहे हो, इसे सबक सिखाओ और यहाँ से धक्के मार के बाहर निकालो। पर तब तक वहाँ पर मास्टर 9 की एंट्री हो चुकी थी, जो कि ज़ाओ ज़ेन की सारे अटैक और मूव्स को देख चुके थे। वो अपने बंदे मास्टर एन से कहते हैं कि अब अगर तुम खुद को काफी एम्बेरस कर चुके हो तो चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ और इस बच्चे को मुझसे बात करने दो। हमारा ज़ाओ ज़ेन काफी पोलाइटली उनसे बात करता है, तो मास्टर 9 उसे अपने साथ बात करने के लिए अपने रूम में ले जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता चल चुका था कि ये कितना ज्यादा टैलेंटेड है। तो वो इससे बात करके और ज्यादा इसके बारे में डिटेल्स निकालना चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ हम एक मिस्टीरियस से बंदे को दिखाते हैं। शायद यही वो बंदा है जो कि अपने गुंडों को और किसी के नहीं बल्कि हमारे ज़ाओ ज़ेन की सिस्टर के पीछे भेज रहा है, क्योंकि वो उसे एक लीडर बनना चाहता है और ज़ाओ ज़ेन की सिस्टर उसके रास्ते में आ रही है। अपने एल्डर्स की वजह से वो उसे मार नहीं सकता, इसलिए वो उसे डरा धमका कर इस पोजीशन से रिजाइन करने का ऑर्डर देने वाला है, जिसके लिए उसने एक और खतरनाक प्लान बनाया है। अब देखना ये है कि मास्टर 9 की हेल्प से हमारा ज़ाओ ज़ेन उस तक पहुंच पाता है या नहीं, क्योंकि इसी के साथ हमारा ये वाला पार्ट हो जाता है खत्म। आगे के पार्ट्स के लिए भर भर के कमेंट कीजिए और वो भी लॉन्ग वीडियो के फॉर्म में आएगी, जिसके लिए आपको ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। और अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियोस की डेट और इंस्टेंट अपडेट के लिए आपको वहां पर सारे जवाब मिल जाएंगे।